हेलो बच्चा पार्टी, मैं हूं प्रशांत पाठक और मैं फिर आपका स्वागत करता हूं रोशन शाह स्टडी पॉइंट पे। बच्चों, जैसे कि आप लोग बार बार कमेंट कर रहे थे कि क्लास 12 का मिड टर्म एग्जाम है, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाए, तो मैं क्लास 12 के लिए भी एक वीडियो लेके आया हूं और मेरी पूरी कोशिश है कि इसमें 25 क्वेश्चन हमने उठाए हैं। 25 क्वेश्चन बोल दो आप, 25 टॉपिक्स बोल दो आप, और जो मैक्रो इकोनॉमिक्स का आपका जो समष्टि अर्थशास्त्र है, जो उसका सिलेबस है टर्म 1 का, वो पूरा कोशिश करूंगा कि मैं इसमें कवर हो जाए। देखो, मैं आपको ये गारंटेड कहता हूं कि अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया और थोड़ी सी प्रैक्टिस कर ली घर पे, तो कोई चांस नहीं है कि आपका कोई क्वेश्चन छूट जाए, क्योंकि तकरीबन हर बात को इसमें हम कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। ये देखो बच्चों, ये है हमारा सबसे पहला टॉपिक। आप सबने थोड़ा बहुत तो पढ़ा ही होगा, मुझे उम्मीद है। देखो क्या है हमारा सबसे पहला टॉपिक कि आय के चक्रीय प्रवाह का अर्थ बताइए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का मीनिंग क्या होता है और उसके कितने चरण होते हैं। चरण मतलब उसके कितने फेजेस होते हैं। देखो, आपको मैं एक चीज समझाता हूं, ध्यान देना। आप सबको पता है कि दो सेक्टर है, हाउस होल्ड और फर्म। वैसे ओवरऑल 4 सेक्टर है, हाउस होल्ड है, फर्म है, गवर्नमेंट है, अब्रॉड है। हिंदी में परिवार क्षेत्र, उत्पादक क्षेत्र, सरकारी क्षेत्र और विदेशी क्षेत्र। लेकिन हमें जो मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ना है वो 2 क्षेत्र में पढ़ना है। तो 2 क्षेत्र है हमारे पास, एक है हाउस होल्ड मतलब परिवार क्षेत्र और दूसरा है फर्म मतलब उत्पादक क्षेत्र। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि उत्पादन के सभी संसाधन किसके पास हैं, तो परिवार के पास। 4 संसाधन होते हैं, भूमि है, श्रम है, पूंजी है, उद्यम है ना। लैंड है, लेबर है, कैपिटल है, एंटरप्रेन्योर है। ये उत्पादन के 4 संसाधन हैं और ये चारों संसाधन है परिवार क्षेत्र के पास। और आप जानते हो, उत्पादन करना परिवार क्षेत्र का काम नहीं है, उत्पादन करना किसका काम है, उत्पादक क्षेत्र का, है ना। तो जब परिवार क्षेत्र ये सारे साधन उत्पादक को देगा और उत्पादक इन साधनों से वस्तु और सेवा, गुड्स एंड सर्विस बनाएगा, तो इतना सा जो काम हुआ, इस काम को हम कहते हैं कि आय के चक्रीय प्रवाह में कौन सा चरण चल रहा है, उत्पादन चरण चल रहा है, प्रोडक्शन फेज चल रहा है, जिसको आय का सृजन भी कहा जाता है। क्या हुआ इस फेज में, हाउस होल्ड ने, परिवार ने फर्म को संसाधन दिए और फर्म ने उससे वस्तु और सेवा बना दी। ये जो है आपके चक्रीय प्रवाह का पहला चरण है, जिसका नाम है आय चरण या उत्पादन चरण। ठीक है, आगे समझना। दूसरा चरण क्या है, दूसरा चरण है आपके पास, उत्पादन चरण है, आय चरण हो गया। दूसरा चरण है आपके पास, देखो क्या है, इस चरण में क्या होता है, हाउस होल्ड है, ये रहा आपके पास, ये है फर्म आपके पास। अभी हाउस होल्ड ने, परिवार ने फर्म को क्या दिया था, संसाधन। अब फर्म क्या करेगा, उत्पादक क्या करेगा, संसाधनों के बदले परिवार को आय देगा। आप सबको पता है, अगर आप कहीं पे लेबर दोगे, जाके काम करोगे, तो वहां से आपको मजदूरी, वेजेस मिलेगा। अगर आप किसी को क्या दोगे, भूमि दोगे, तो वहां से आपको किराया मिलेगा। अगर आप किसी को पूंजी दोगे तो उस पर आपको ब्याज, इंटरेस्ट मिलेगा। एंटरप्रेन्योर, उद्यम दोगे तो आपको लाभ मिलेगा। तो दूसरे चरण में क्या होता है, फर्म मतलब उत्पादक परिवार को आय दे रहा होता है, जिसका नाम देते हैं हम आय चरण। इसका नाम था उत्पादन या सृजन चरण। ठीक है, और ये क्या है आपका आय चरण, जो आय के चक्रीय प्रवाह का दूसरा चरण है। अब तीसरी बात को समझने की कोशिश करना बच्चों। ये देखो, ये है परिवार, ये रहा फर्म। आप सबको पता है फर्म के पास क्या है, वस्तु और सेवा, है ना। फर्म के पास वस्तु और सेवा जो फर्म ने बनाया है। परिवार के पास क्या है, परिवार के पास है पैसा। अब आप बताइए, वस्तु और सेवा का अंतिम उपयोगकर्ता कौन है, सबको पता है। कौन करेगा वस्तु और सेवा का उपयोग, परिवार करेगा। अब देखो क्या होगा, फर्म वस्तु और सेवा दे देगा परिवार को। और क्या फर्म वस्तु और सेवा फ्री में देता है परिवार को, क्या फर्म मतलब बच्चों उत्पादक, क्या फर्म फ्री में वस्तु और सेवा देगा, नहीं जी नहीं। फर्म बदले में हाउस होल्ड से क्या लेगा, परिवार से क्या लेगा, पैसा लेगा, मनी, एक्सपेंडिचर की फॉर्म में पैसा लेगा। तो इस चरण में क्या हुआ, फर्म ने उत्पादक को वस्तु और सेवा दी, फर्म ने परिवार को वस्तु और सेवा दिया और परिवार ने खर्चे के फॉर्म में पैसे वापस कर दिए। तो यहां पे जो ये हुआ, ये है बेटा आय के चक्रीय प्रवाह का तीसरा चरण, जिसे आप व्यय चरण मतलब कि एक्सपेंडिचर फेज बोलते हो। तो ये 3 चरणों में आय का चक्रीय प्रवाह चलता है और एग्जाम में ये क्वेश्चन भी चलेगा। मैं पहले बता रहा हूं कि आय का चक्रीय प्रवाह क्या है और उसके कितने चरण है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का मीनिंग क्या है और कितने चरण है।
मीनिंग तो मैंने पढ़ा नहीं, क्योंकि मीनिंग में पढ़ने के लिए कुछ है नहीं, इन्हीं तीनों चरणों को जोड़ के बस वहां पे लिखा हुआ है। तो आप क्लियर कर लो तीन बातें क्या है। उत्पादन चरण क्या होता है इस चरण में, हाउस होल्ड फर्म को क्या देता है, परिवार फर्म को क्या देता है, संसाधन, और फर्म बना देता है वस्तु और सेवा। फिर आय चरण, इसमें क्या होगा, फर्म परिवार को क्या देगा, आय देगा, आय, कारक आय, फैक्टर इनकम, वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, है ना, मजदूरी, किराया, ब्याज और लाभ। उसके बाद आखिरी चरण में क्या होगा, आखिरी चरण में फर्म देगा परिवार को वस्तु और सेवा, और परिवार खर्चे के फॉर्म में वापस पैसे वहीं पहुंचा देगा। आप समझो आय का चक्रीय प्रवाह क्यों कहा हमने, आय कहां पे जनरेट कहां पे हुई थी, आय का सृजन कहां पे हुआ, जब वस्तु और सेवाएं बनी तो आय का सृजन हुआ। फिर वो आय किसके पास गया, परिवार के पास, और परिवार ने वापस वो आय किसको दे दिया, दोबारा से उत्पादक को, मतलब कि फर्म को। तो फर्म के पास से इनकम गई कहां, परिवार के पास, और परिवार ने दोबारा इनकम किसको दे दिया, फर्म को। तो इसलिए टॉपिक का नाम है आय का चक्रीय प्रवाह, और इसके तीन चरण हैं। एक बारी परिभाषा देख लो। इससे अभिप्राय उत्पादन की प्रक्रिया से आय के सृजन से है, उत्पादन जब हुआ तो आय का सृजन हुआ, उत्पादन के साधनों के बीच में इसका वितरण है, फिर आपने आय वितरित कर दिया, और अंत में फर्म द्वारा उत्पादित वस्तु और सेवाओं पर उपभोग व्यय के रूप में परिवार क्षेत्र से फर्म की तरफ इसके प्रवाह से है। और आखिरी में क्या हुआ कि उत्पादक ने खर्चे के रूप में दोबारा आय किसको दे दिया, तो फर्म को दे दिया। बताओ बच्चों, किसी को कोई समस्या है तो बताओ। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट पहला टॉपिक है। हम टोटल 25 टॉपिक कवर करेंगे, जिसको देखने के बाद आपका पूरा मैक्रो का पेपर अच्छा जाएगा। ये सबसे पहला टॉपिक है आपका, देख लीजिए, आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। टॉपिक का नाम था आय का चक्रीय प्रवाह और उसके चरण। चलते हैं दूसरे टॉपिक की तरफ। दूसरा टॉपिक ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखो क्या है ये टॉपिक, ये है आपके पास कि वास्तविक प्रवाह और मौद्रिक प्रवाह क्या होता है। बच्चों अभी आपने आय का चक्रीय प्रवाह देखा था ना, उस आय के चक्रीय प्रवाह में दो प्रकार का प्रवाह था, एक वास्तविक प्रवाह जिसको आप रियल फ्लो कहते हो, और दूसरा मौद्रिक प्रवाह जिसको आप मनी फ्लो भी कहते हो। एक बार दोबारा देखो, ये देखो, ये है परिवार, ये है फर्म। परिवार ने उत्पादक को दिया संसाधन, क्या दिया था, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, हिंदी भूमि, श्रम, पूंजी, उद्यम, और परिवार ने वस्तु और सेवाएं बना के वापस कर दिया। आप ये देखो, ये जो प्रवाह हो रहा है ये है आपका वास्तविक प्रवाह, मतलब रियल फ्लो। और रियल फ्लो के अगेंस्ट हमेशा मनी फ्लो होता है। ये देखो, हाउस होल्ड है मतलब परिवार है, फर्म मतलब उत्पादक है। देखो परिवार ने संसाधन दिए थे तो फर्म ने उसके बदले इसको आय दी थी, रेंट, इंटरेस्ट, वेजेस, प्रॉफिट, हिंदी किराया, ब्याज, मजदूरी और लाभ। और फिर जब वस्तु और सेवाएं परिवार ने खरीदी तो उस वस्तु और सेवाओं के बदले में पैसा फिर खर्चे के रूप में किसको लौटा दिया, फर्म को। तो बेटा ये जो प्रवाह हुआ इसको आप क्या नाम देते हो, मौद्रिक प्रवाह, मतलब कि मनी फ्लो। आओ दोनों में डिफरेंस देखो क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। यह फर्म और परिवार के बीच में वस्तु और सेवाओं का प्रवाह है। देखो जरा क्या हुआ, इधर से संसाधन गए, इधर से वस्तु और सेवाएं। ये क्या है, ये फर्म और परिवार के बीच में मुद्रा का प्रवाह है। देखो इधर से आय आई और इधर से खर्चे के रूप में दोबारा पैसे चले गए। इसमें वस्तु और सेवा का विनिमय होता है, इसमें मुद्रा का विनिमय होता है। इसमें विनिमय में कोई समस्या, इसमें विनिमय में समस्या आती है, कौन सी समस्या आती है, वस्तु विनिमय प्रणाली वाली समस्या। वस्तु विनिमय प्रणाली, यहाँ पे देखो पैसा नहीं, इसमें पैसा नहीं है, सिर्फ वस्तुओं का आना जाना हो रहा है, तो इसमें समस्या होती है विनिमय के समय पे। और मौद्रिक प्रवाह में कोई भी समस्या नहीं होती है। आखिरी बात, ये जो वास्तविक प्रवाह है इसको कुछ लोग भौतिक प्रवाह मतलब फिजिकल फ्लो भी बोलते हैं, और ये जो नाम मात्र प्रवाह है मौद्रिक प्रवाह, इसको कुछ लोग नाम मात्र प्रवाह मतलब कि नॉमिनल फ्लो भी बोलते हैं। इसका भी स्क्रीनशॉट कर लो, बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपके मिड टर्म एग्जाम में यहां से क्वेश्चन बन सकता है, 1 मार्कर बन जाए, 2 मार्कर बना दे, 3 मार्कर बना दे, क्वेश्चन बन सकता है। इन 25 टॉपिक में से सब कुछ बनेगा पेपर में। चलो जी, उसके बाद तीसरे टॉपिक की तरफ चलते हैं। देखो स्टॉक और प्रवाह में क्या अंतर होता है, यहां से भी आपका क्वेश्चन बनेगा एग्जाम में। ये तीसरा टॉपिक है आपका, स्टॉक और प्रवाह में अंतर। ध्यान देना इसकी तरफ। स्टॉक और प्रवाह में क्या अंतर है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्टॉक एंड फ्लो। बच्चे बहुत सीधी सी बात,
स्टॉक और फ्लो दोनों वेरिएबल है। वेरिएबल मतलब कोई चर है, कोई संख्या है, कोई नंबर है। बस क्या है, वो चर, वो वेरिएबल जिसको आप समय बिंदु पर मापोगे, समय बिंदु पे, वो चर स्टॉक बन जाएगा। और वो वेरिएबल, वो चर जिसे आप समय अवधि में मापोगे, ड्यूरेशन में, दो बिंदुओं के बीच में समय अवधि होती है, इसमें मापोगे तो वो प्रवाह बन जाएगा। एक छोटा सा एग्जांपल आप 2 मिनट में समझ जाओगे। अभी अपने घर में जाओ और पानी की टंकी खोलो और देखो वहां पे कितना पानी है। तो अभी जो आपके पानी की टंकी में पानी है अभी, तो वो क्या है, वो स्टॉक है। ठीक है, अब मान लो पानी आ रहा है, आपने मोटर ऑन कर दी है और अब 2 घंटे मोटर चलाया और 2 घंटे में पानी मोटर में गया भी, पानी मोटर से टंकी से निकला भी, क्योंकि आप यूज कर रहे थे। तो उस 2 घंटे में 2 आवर का टाइम लगा ना, तो जो टंकी में पानी गया और टंकी से पानी निकला, वो क्या हो रहा था, वो प्रवाह हो रहा था। ठीक है, पक्का। अभी अभी तुरंत जितने बच्चे मेरी वीडियो देख रहे हैं वो क्या है, वो स्टॉक है। ठीक है, और 10 दिनों में जो भी बच्चों ने वीडियो देखा वो क्या है, वो फ्लो है। ठीक है, आपके घर से आपके स्कूल की दूरी वो क्या है, वो स्टॉक है, क्योंकि वो बदलेगा नहीं। ठीक है, और आप जिस साइकिल से या स्कूटी से या बाइक से जा रहे हो उसकी स्पीड, वो प्रवाह है। अब 2 बातें समझ लो। देखो, जो समय बिंदु पर मापा जाएगा और जिसमें परिवर्तन नहीं होगा वो स्टॉक है। जिसे समय अवधि में मापेंगे और जिसमें परिवर्तन होगा, क्योंकि अवधि दोगे, ड्यूरेशन दोगे तो चेंजेस आएंगे, तो उसको हम क्या बोलेंगे, फ्लो बोलेंगे, प्रवाह बोलेंगे। ठीक है, आओ देखो इसके डिफरेंस को समझते हैं। पहला अर्थ क्या लिखा है, स्टॉक चर का अभिप्राय उस चर से है जिसे निश्चित समय बिंदु पर मापा जाता है। पॉइंट ऑफ टाइम पे मापते हैं इसको, समय बिंदु पे मापते हैं। और ये क्या है, प्रवाह वो है जिसे समय अवधि में, ड्यूरेशन में देखा जाएगा। स्टॉक के पास कोई समय काल नहीं होता है, प्रवाह के पास समय काल होता है। आपने इसे समय दिया है। स्टॉक एक स्टैटिक अवधारणा है। स्टैटिक मतलब होता है स्थिर, स्थिर अवधारणा है। ठीक है, और प्रवाह एक गतिशील अवधारणा है। ये स्थैतिक क्यों है, क्योंकि ये बदलेगी नहीं ना, समय बिंदु पे है तो बदलने का आपने मौका नहीं दिया। और ये गतिशील क्यों है, क्योंकि अवधि में है, तो समय जब किसी चीज को मिलेगा तो उसमें परिवर्तन तो आएगा, तो इसलिए इसमें बदलाव होगा। उदाहरण देखो, ये भाई इतनी तारीख को 13/3/2009 को भारत की जनसंख्या क्या है, 31, ये 13 गलती से लिख गया, 31/3/2009 को मान लो भारत की जनसंख्या क्या थी, वो एक स्टॉक था, क्योंकि एक निश्चित बिंदु पर। अभी आपकी जेब में पैसे क्या है, स्टॉक है। आपके घर के पानी की टंकी में जो पानी हो क्या है, स्टॉक है। अभी आप जिस क्लास में बैठे हो वहां पे नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या है, स्टॉक है। मतलब जो नहीं बदल रहा वो स्टॉक है, जो समय बिंदु पे देखा जा रहा है वो स्टॉक है। ठीक है, दिल्ली में मारुति कारों की संख्या क्या है, स्टॉक है। मुद्रा आपूर्ति, मनी सप्लाई, ये भी स्टॉक होता है, क्योंकि इसमें हम देखते हैं कि देश में निश्चित समय बिंदु पर लोगों के पास कुल कितना पैसा है, तो ये भी एक स्टॉक है। राष्ट्र संपत्ति, आपके देश के पास जो कुल संपत्ति है वो स्टॉक है। संग्रहित की गई गेहूं की मात्रा, आपके गोडाउन में जितना गेहूं रखा हुआ है, आपके आटे, आपके घर के आटे के डब्बे में जितना आटा रखा है वो क्या है, वो स्टॉक है। ठीक है, अच्छा जी, 2009 के दौरान जन्म की संख्या, जन्म दर, जन्म दर, तो जन्म दर किस में होता है, प्रतिशत के रूप में होता है, वो बदलता है तो वो प्रवाह हो जाएगा। ठीक है, जनवरी में 2009 में उत्पादित मारुति कार, तो आपने एक महीना दे दिया ना, जनवरी, एक महीने में कितना मारुति कार बना है, तो वो क्या है, आपका फ्लो है, प्रवाह है। और यहाँ पे जन्म दर भी क्या था, आपका प्रवाह है। मुद्रा में व्यय या लेन देन, आपने जो पैसा खर्चा किया तो खर्च करने में भी समय लगता है, वो भी प्रवाह है। एक देश का राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय आय हमेशा एक वर्ष के लिए निकाला जाता है, वो भी प्रवाह है। ठीक है, उत्पादित गेहूं की मात्रा, जब भी उत्पादन आ जाएगा तो वो भी प्रवाह है। तो बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टॉक और प्रवाह में अंतर। और एग्जामिनर आपको कोई टॉपिक सामने से लिख के दे देगा, कहेगा बता ये स्टॉक है कि प्रवाह है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं आपको, राष्ट्रीय आय है, तो राष्ट्रीय आय 1 साल का होता है, तो समय हो गया तो प्रवाह बन गया। ठीक है, आपकी बचत, बचत में भी समय लगता है, प्रवाह हो गया। आपका व्यय, जो आपने पैसे खर्च किए, समय लगेगा खर्च करने में, वो भी प्रवाह है। ठीक है, आपके बैंक अकाउंट में अभी जो बैलेंस है, अब अभी जो आपके बैंक अकाउंट में बैलेंस है वो समय बिंदु पे देखा जाएगा, तो वो क्या है, वो स्टॉक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टॉक और प्रवाह, आप इसको भी स्क्रीनशॉट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दोनों में डिफरेंस पूछ सकते हैं, अंतर पूछ सकते हैं, और दोनों में जो है हो सकता है कि आपसे कोई पॉइंट लिख दे और कहे कि स्टॉक और प्रवाह क्या है, पहचान के बताओ। तो आपको क्या देखना है, समय बिंदु पे हो
और परिवर्तन ना हो रहा हो तो स्टॉक है, समय अवधि में है, ड्यूरेशन में है और चेंज हो सकता है, हो रहा है चेंज, तो वो फिर आपका प्रवाह है। नहीं बदल रहा है तो स्टॉक, बदल रहा है तो प्रवाह। चलिए टॉपिक अगला है आपके पास, अंतिम वस्तु और मध्यवर्ती वस्तु। बहुत आसान टॉपिक है और इंपॉर्टेंट भी है। अंतिम वस्तु और मध्यवर्ती वस्तु जरा समझने की कोशिश करना। अंतिम वस्तु और मध्यवर्ती वस्तु को समझना इसलिए जरूरी है, इंग्लिश में इंटरमीडिएट गुड्स और फाइनल गुड्स बोलते हैं, क्योंकि जब एक देश अपना राष्ट्रीय आय निकालता है तो राष्ट्रीय आय में सिर्फ वो अंतिम वस्तु और सेवा, फाइनल गुड्स और सर्विस को ही लेता है, चाहे देश राष्ट्रीय आय निकाले चाहे देश घरेलू आय निकाले, ठीक है। और मध्यवर्ती वस्तु और सेवाओं को ना तो राष्ट्रीय आय में लिया जाता है ना घरेलू आय में लिया जाता है, तो इसलिए इन दोनों को समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। देखो मेरे पास एक बहुत सीधा सा तरीका है। तरीका ये कि अगर वस्तु या सेवा को खरीदने वाला परिवार है, कोई भी वस्तु या सेवा कोई परिवार खरीद रहा है, हाउस होल्ड खरीद रहा है, तो मैं कहूंगा वो अंतिम वस्तु और सेवा है। और अगर वस्तु और सेवा को खरीदने वाला उत्पादक है तो मैं उससे एक प्रश्न पूछूंगा, उत्पादक भैया, उत्पादक सबको पता है ना जो चीजें बनाता है, प्रोड्यूसर, तो मैं उससे कहूंगा उत्पादक भैया एक बात बताइए, आप इस वस्तु और सेवा का क्या करेंगे। अगर मुझे उत्पादक ने बता दिया कि मैं इस वस्तु और सेवा की मदद से कई साल तक उत्पादन करने वाला हूं, तो मैं कहूंगा कि उत्पादक जो वस्तु लेके जा रहा है वो अंतिम उत्पादक वस्तु है, मतलब वो भी अंतिम है। लेकिन अगर उत्पादक ने मुझे ये बताया कि इस वस्तु की मदद से मैं इसी साल उत्पादन की प्रक्रिया कर लूंगा, इसी साल इसको उत्पादन में उपयोग कर लूंगा या इसी साल इसको बेच दूंगा, तो वो मध्यवर्ती वस्तु है। आप बहुत साफ तरीके से समझो, परिवार ने कोई वस्तु खरीदा वो अंतिम है और उत्पादक ने कोई वस्तु खरीदा तो उसके उपयोग पर निर्भर करता है। अगर वो उससे कई वर्षों तक उत्पादन करने वाला है तो वो अंतिम है, और अगर वो उसी वर्ष उसे बेच देगा या उसी वर्ष एक ही वर्ष में उसकी सेवा ले लेगा और वो चीज खत्म हो जाएगी तो वो मध्यवर्ती है। मैं आपको उदाहरण देता हूं। उदाहरण सपोज करो कि भाई आप फोन लेके आए अपने उपयोग के लिए, तो आप परिवार क्षेत्र हो, हाउस होल्ड सेक्टर, तो वो क्या बन गया वो फोन, क्या बन गया वो फोन, बताओ मुझे जल्दी कमेंट में। अंतिम वस्तु हो जाएगी, है ना, अंतिम पारिवारिक वस्तु, मतलब कि अंतिम उपभोक्ता वस्तु बन जाएगा वो। लेकिन मान लो कि फोन खरीद के हम लाए आपको ट्यूशन पढ़ाने के लिए, मान लो वीडियो बनाने के लिए, तो अब ये फोन क्या बन गया बताओ जरा। यूट्यूब वीडियो बनाने के लिए एक यूट्यूबर ने फोन खरीदा, अब ये फोन क्या बन गया, अभी भी ये अंतिम वस्तु है। और अंतिम में कौन सा है, अंतिम उत्पादक वस्तु है, क्योंकि खरीदने वाला व्यक्ति कौन है, उत्पादक, क्योंकि वो वीडियो बनाने के लिए ले रहा है, क्योंकि उसका यूट्यूब पे काम है। अब अगर उत्पादक ने फोन खरीदा तो कई साल तक उसकी मदद से वो उत्पादन करने वाला है, तो वो अंतिम वस्तु है। लेकिन मान लो एक फोन खरीदा फोन के डीलर ने, क्योंकि वो फोन को आगे बेचेगा, तो अब वो फोन क्या बन जाएगा, अब वो फोन बन जाएगा मध्यवर्ती वस्तु। तो आप ध्यान रखना कि किसी भी वस्तु को हम कैसे डिसाइड करते हैं कि वो अंतिम या मध्यवर्ती है, उसके उपयोग पे। अगर उपयोग करने वाला उपभोक्ता है तो अंतिम उपभोक्ता वस्तु, उपयोग करने वाला उत्पादक है तो उससे प्रश्न पूछिए, उससे पूछिए क्या करने वाला है, वो कई साल तक उपयोग करेगा उत्पादन में, है ना, तो अंतिम उत्पादक वस्तु, जिसको आप पूंजीगत वस्तु भी बोलते हैं। और अगर उसी वर्ष उत्पादन करके बेच देगा या फिर उसी वर्ष उत्पादन में उपयोग कर लेगा उसका, तो वो मध्यवर्ती वस्तु है। ठीक है, आओ देखो क्या लिखा हुआ है। पहला, अंतिम वस्तु से अभिप्राय उन वस्तुओं से है जो या तो उपभोग या निवेश के लिए प्रयोग होगी। उपभोक्ता ले जाएगा तो उपभोग, कंज्यूमर ले गया तो कंजम्पशन, और उत्पादक ले गया तो निवेश। दूसरी तरफ आओ, मध्यवर्ती वस्तु से अभिप्राय उन वस्तुओं से है जो या तो उसी वर्ष पुनः बेच दी जाएगी या आगे उत्पादन की क्रिया में प्रयोग किया जाएगा उसका। आगे चलो, प्रकृति, जब राष्ट्रीय आय निकालते हैं और घरेलू आय निकालते हैं तो हम उसमें अंतिम वस्तु को लेते हैं, और जब हम मध्यवर्ती की बात करें तो उसे राष्ट्रीय आय या घरेलू आय कहीं पे भी शामिल नहीं किया जाता है। मांग, जो अंतिम वस्तु है उसकी प्रत्यक्ष मांग है, उपभोक्ता सीधा उसे खरीदता है, और मध्यवर्ती वस्तु की मांग प्रत्यक्ष नहीं होती है, व्युत्पन्न मतलब इंग्लिश डिराइव्ड डिमांड होती है। अगर कोई उपभोक्ता अंतिम वस्तु खरीदने आएगा तो अंतिम वस्तु को बनाने के लिए उत्पादक किसी मध्यवर्ती वस्तु को खरीदेगा। सपोज करो आपके हाथ में जो किताब है वो अंतिम वस्तु है और उस किताब में जो पेज लगा है वो मध्यवर्ती वस्तु है। तो अगर आप किताब खरीदने आओगे तो जो बुक के राइटर हैं वो क्या खरीदेंगे वो किताब आपको देने के लिए, पेज। उन्होंने पेज खरीदा होगा, उससे किताब बना के आपको दिया, तो पेज की डिमांड किस पे डिपेंड है, किताब की डिमांड पे। समझ गए? तो अंतिम वस्तु की डिमांड डायरेक्ट होती है,
प्रत्यक्ष मांग है, और जो मध्यवर्ती वस्तु है उसकी मांग कैसी है, व्युत्पन्न मांग है, मतलब कि मांग उसकी क्रिएट होती है। मूल्य वृद्धि, बच्चे जो अंतिम वस्तु है उसमें सारा काम हो चुका है, अब वो अंतिम प्रयोगकर्ता द्वारा इस्तेमाल के लिए तैयार है, अर्थात इसमें कोई मूल्य वृद्धि नहीं होगी। और जो मध्यवर्ती है अभी वो उपयोग के लिए तैयार नहीं है, तो अभी उसमें मूल्य वृद्धि होना बाकी है। उत्पादन सीमा रेखा, जो अंतिम वस्तु है उस पर सारा काम हो गया, तो उत्पादन सीमा रेखा वो पार कर चुकी है, और जो मध्यवर्ती वस्तु है वो अभी कहां है, वो उत्पादन सीमा रेखा के अंदर है, क्योंकि अभी उसको काम उस पर होना है, अभी हमने उसे बेचा नहीं है, ठीक है ना, अभी उस पर और काम होगा, उसके मूल्य को बढ़ाया जाएगा, फिर उसे बेचा जाएगा। लास्ट में एग्जाम्पल देने से पहले मैं साफ बता रहा हूं, कोई भी वस्तु हमेशा अंतिम या हमेशा मध्यवर्ती नहीं होती, उसके उपयोग पर निर्भर करता है। उपभोक्ता ले गया अंतिम, परिवार ले गया अंतिम, उत्पादक ले गया कई साल तक उपयोग करेगा तो अंतिम, लेकिन अगर उत्पादक ले गया उसी वर्ष उपयोग करके बेच देगा, उसी वर्ष उत्पादन में उपयोग हो जाएगा, तो मध्यवर्ती। बहुत इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ठीक है, ले लो इसका स्क्रीनशॉट सभी लोग। चलो आगे चलते हैं, आगे देखो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी आपका, मूल्यह्रास और पूंजीगत हानि में अंतर। देखो जरा क्या है मूल्यह्रास और पूंजीगत हानि में अंतर, ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में हो सकता है। आप देखना जब आप पेपर दे के आओगे तो जितने टॉपिक मैं आपको पढ़ा रहा हूं इन सब में से आपको घूम फिर के क्वेश्चन इन्हीं में से मिलेगा, ठीक है। तो मूल्यह्रास और पूंजीगत हानि में क्या अंतर है, इंग्लिश डेप्रिसिएशन और कैपिटल लॉस। बच्चा देखो, अगर किसी भी स्थिर परिसंपत्ति का मूल्य घटता है, और घटता क्यों है, क्योंकि सामान्य टूट फूट हो गई बेटा। जब आप किसी भी स्थिर संपत्ति का उपयोग करोगे तो टूट फूट तो होगी, या फिर समय गुजर रहा है, मतलब कि आपको लाए हुए उसको समय हो गया, 1 साल हो गया तो उसका मूल्य थोड़ा घटेगा, 2 साल हो गया तो थोड़ा और घटेगा, या फिर प्रत्याशित अप्रचलन हो रहा है। प्रत्याशित अप्रचलन का मतलब है कि हमें पता है कि ये होगा, हमें पता है कि नई टेक्नोलॉजी आएगी, और नई टेक्नोलॉजी आएगी तो पुरानी चीज की वैल्यू कम हो जाएगी। हमें पता है कि बाजार में डिमांड बदलेगा, जब डिमांड बदलेगा तो पुरानी चीज की वैल्यू कम हो जाएगी। तो अगर सामान्य टूट-फूट हुआ उपयोग करने के दौरान, या समय गुजरा है जैसे कि आपकी कार है जो पुरानी हो गई है, या फिर प्रत्याशित अप्रचलन हुआ है, इन बातों की वजह से अगर संपत्ति के मूल्य में गिरावट आती है, एसेट्स की वैल्यू गिरती है, तो उसे मूल्यह्रास बोलते हैं। अच्छा, दूसरी तरफ पूंजीगत हानि क्या है बेटा, अप्रत्याशित कारणों से, अप्रत्याशित अप्रचलन से, जैसे प्राकृतिक आपदा आ गई, चोरी हो गई, दुर्घटना इत्यादि के कारण अगर किसी संपत्ति का मूल्य घट जाता है तो उसे हम किस चीज का नाम दे देते हैं, उसे हम बोल देते हैं पूंजीगत हानि। बहुत सिंपल, अगर सामान्य टूट-फूट हुआ, समय व्यतीत हुआ, या प्रत्याशित अप्रचलन, प्रत्याशित मतलब हमें पता है कि ये होना है, अगर ऐसी किसी वजह से संपत्ति का मूल्य घटा तो मूल्यह्रास, और अगर संपत्ति का मूल्य घटा अप्रत्याशित अप्रचलन मतलब अचानक से कुछ हो गया, चोरी हो गई, आग लग गई, है ना, इन बातों की वजह से संपत्ति का मूल्य घट गया, तो पूंजीगत हानि। आगे देखो क्या है, क्या हम इसके लिए कोई प्रावधान बना सकते हैं। प्रावधान का मतलब होता है कि क्या हम इसके लिए कोई व्यवस्था कर सकते हैं इससे बचने के लिए। बेटा देखो, मूल्यह्रास से बचने के लिए आपको मूल्यह्रास आरक्षित कोष बनाना पड़ता है, ठीक है, प्रावधान बनाया जा सकता है, और प्रावधान का नाम क्या होता है, मूल्यह्रास आरक्षित कोष, मतलब कि जो डेप्रिसिएशन लग रहा है उसके लिए आप कोष बना लो। और दूसरी तरफ देखो, पूंजीगत हानि से बचने का एक ही तरीका है, पूंजीगत हानि की स्थिति में ऐसा कोई प्रावधान नहीं होता है, एक रास्ता होता है, मैं आपको बता देता हूं। पूंजीगत हानि से बचने के लिए आपको बीमा करवाना चाहिए, इंश्योरेंस करवा लेना चाहिए, ठीक है। उत्पादन की प्रक्रिया, अगर आपकी संपत्ति का मूल्यह्रास हो रहा है तो आपकी उत्पादन की प्रक्रिया बाधित नहीं होगी, मतलब कि आपका काम चलता रहेगा, क्योंकि मूल्यह्रास होने की गति क्या है, बहुत धीरे है। आप ये बोर्ड देखो, ये जो पैनल है हम इस पे आपको पढ़ा रहे हैं, तो जब पढ़ा रहे हैं तो समय व्यतीत हो रहा है, तो इसकी वैल्यू धीरे धीरे घट रही है, लेकिन क्या इससे उत्पादन की प्रक्रिया रुकी, नहीं रुकी ना। लेकिन मान लो अगर इस पे कोई पूंजीगत हानि हो जाए, मान लो इसमें कोई डिफॉल्ट आ जाए, या मान लो भगवान ना करे चोरी हो जाए, कोई भी अगर समस्या हो गई, तो फिर क्या होगा, आपके लिए कुछ दिनों के लिए क्लास रोक दी जाएगी, है ना। तो आप समझने की कोशिश करो कि अगर कोई अप्रत्याशित अप्रचलन होता है तो उत्पादन की प्रक्रिया कुछ दिनों के लिए रोक दी जाती है, और अगर क्या होता है, अप्रत्याशित में रोक दी जाती है, और जो ये है आपका मूल्यह्रास, इसमें उत्पादन की प्रक्रिया बाधित नहीं होती है। कर लो स्क्रीनशॉट, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मूल्यह्रास और पूंजीगत हानि में अंतर। रोशन जी साफ साफ दिख रहा है सब? सब ओके है भैया। चलिए जी, चलने दें, बिल्कुल चलने दें ऐसे ही।
चलते रहो। अगला क्वेश्चन, टॉपिक नंबर छठा। 25 टॉपिक कवर करने हैं, छठे पे हम आ गए हैं और ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सब ने पढ़ा होगा NFIA, नहीं पढ़ा तो मैं बता देता हूं। NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय। बच्चा पार्टी, ये दो चीजों का डिफरेंस होता है। एक फीफा, फीफा मतलब फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, विदेशों से कारक आय, और दूसरा फीटा, फीटा मतलब फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, विदेशों को कारक आय। हमारे देश के लोगों ने विदेशों को जो कारक सेवा दी, उस पे हमने जो कमाया उसे हम फीफा कहते हैं। मान लो हमने विदेशों से 100 रुपए कमाए, तो ये फीफा है हमारा, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, विदेशों से कारक आय, ठीक है। और हमारे देश के लोगों ने अगर विदेशों से कोई कारक सेवा ली तो इस बार हमें पेमेंट करना पड़ेगा, तो वो आय क्या होगी, फीटा होगी, ठीक है। मान लो 10 रुपए विदेश वाले हमसे कमा के ले गए, तो फीफा में से जब फीटा घटाएंगे तो जो 90 रुपए आया, ये हमने विदेशों से शुद्ध कमाया है, विदेशों से हमारी जो कमाई आई वो 90 की आई, तो इसे क्या कहते हैं, NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। और एग्जामिनर कई बार एक क्वेश्चन पूछता है, एग्जामिनर कहता है बताओ NFIA विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय धनात्मक कब होगा। अरे बहुत सिंपल है, हमने विदेशों से जो कमाया फीफा, अगर वो बड़ा है, किससे बड़ा है, विदेश वाले जो हमसे कमा के ले गए, तो इस केस में हमारा NFIA पॉजिटिव होगा, ठीक है। और याद रखना, इस केस में एक देश का नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय हमेशा बड़ा होगा किससे, देश के डोमेस्टिक इनकम, घरेलू आय से। सेम ऐसे ही आओ दूसरा देखो, क्या कभी NFIA ऋणात्मक हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है? बिल्कुल, क्यों नहीं हो सकता। अगर मान लो हमारा फीफा जो हम विदेश से कमा रहे हैं वो कम है, विदेश से हम कम कमा रहे हैं और विदेश वाले हमसे क्या करके चले गए, हमसे वो ज्यादा कमा के ले गए, तो हमारा NFIA ऋणात्मक हो जाएगा, क्योंकि फॉर्मूला क्या है कि हमने कितना कमाया माइनस उन्होंने कितना कमाया, तो हमारा NFIA नेगेटिव हो जाएगा। और अगर हमारा NFIA नेगेटिव हो गया तो इसका मतलब है मेरे बच्चे कि हमारे देश का नेशनल इनकम हमारे देश के डोमेस्टिक इनकम से छोटा हो जाएगा और डोमेस्टिक इनकम बड़ा हो जाएगा। एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है कि क्या कभी किसी देश की घरेलू आय उस देश की राष्ट्रीय आय से बड़ी हो सकती है? तो हां, हो सकती है, अगर NFIA क्या हो जाए, नेगेटिव हो जाए। और बच्चों, क्या कभी NFIA शून्य हो सकता है? हां जी, क्यों नहीं हो सकता शून्य, अगर क्या हो जाए, फीफा बराबर फीटा, मतलब जितना हमने विदेश से कमाया विदेश वाले भी हमसे उतना ही कमा के ले गए, तो इस केस में हमारा NFIA क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। और अगर NFIA शून्य हो गया बेटा, तो आप याद रखना कि भाई आपके देश का राष्ट्रीय आय और आपके देश का घरेलू आय दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। तो यहां से आपका कोई 1 मार्कर क्वेश्चन बन सकता है, बहुत संभावनाएं हैं, आप इसको भी स्क्रीनशॉट कर लो। चलो आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट कर लेना बच्चा पार्टी। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, अगला टॉपिक देखो क्या है आपका, NFIA के घटक क्या क्या हैं, NFIA के कंपोनेंट्स क्या क्या हैं, घटक क्या क्या है। बेटा जब भी ये क्वेश्चन आता है तो बच्चों से हो जाती है गलती, बच्चों से एग्जामिनर पूछता है NFIA के घटक क्या है, कंपोनेंट्स क्या है, बच्चा कहता है भैया ने कहा था कि NFIA का फॉर्मूला है फीफा माइनस फीटा, और बच्चे यही लिख के आ जाते हैं कि NFIA के दो कंपोनेंट है, एक है विदेशों से शुद्ध कारक आय और दूसरा विदेशों को कारक आय, और यहाँ पे बच्चा गलत हो जाता है। बेटा याद रखो NFIA के 3 घटक हैं, कर्मचारियों को शुद्ध मुआवजा, मतलब हमारे देश के कर्मचारी वहां से कितना कमा के लाए और विदेशी कर्मचारी यहां से कितना कमा के ले गए, दोनों के अंतर को कहते हैं कर्मचारियों का शुद्ध मुआवजा, और वो NFIA का पहला कंपोनेंट है। दूसरा संपत्ति और उद्यमशीलता से प्राप्त शुद्ध आय, हमारे देश के निवासियों की जो संपत्ति बाहर है वहां से हमने कितना कमाया और विदेशियों की संपत्ति जो यहाँ पे है यहां से वो कितना कमा के ले गए, दोनों के अंतर को बोलते हैं संपत्ति और उद्यमशीलता से प्राप्त शुद्ध आय। और अगला है प्रतिधारित आय, शुद्ध प्रतिधारित आय, इसका मतलब होता है नेट रिटेन अर्निंग, मतलब हमारे देश के व्यापारियों का उद्योग जो बाहर है वहां से हमारे व्यापारियों ने कितना कमाया और बाहर के व्यापारियों का उद्योग जो भारत में है यहां से वो कितना कमा के ले गए, उन दोनों के आय के अंतर को हम कहते हैं शुद्ध प्रतिधारित आय, मतलब नेट रिटेन अर्निंग। और अगर आपसे कोई कहता है कि NFIA के कंपोनेंट बताओ तो आपको ये 3 बातें बतानी है, ना कि ये बताना है। कर लो इस टॉपिक का भी स्क्रीनशॉट, फिर मैं आपको अगली समस्या पे ले चलता हूं।
बच्चों कमेंट में बताना अगर ये वीडियो फायदेमंद है तो आप मुझे बताना, हम इंडियन इको की वीडियो भी दे देंगे आपको जल्दी से जल्दी बना के। और एक और चीज बता देता हूं, नेशनल इनकम में जो न्यूमेरिकल पार्ट है, जो सवाल वाले क्वेश्चन है, वो आपको थोड़ा सा फंसाएंगे, तो उसका आपको फॉर्मेट समझ में आना चाहिए कि क्या क्या चीजें कहां कहां आती है। और जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं उनको भी मैं एडवाइस करूंगा कि आप जो है सवाल को करने के टाइम थोड़े से इंग्लिश वाले वर्ड्स यूज कर लेना, ठीक है। और मैं आप लोगों के लिए जल्दी ही एक वीडियो एग्जाम से पहले डाल दूंगा जिसमें आप नेशनल इनकम के न्यूमेरिकल के फॉर्मेट को समझ लेना कि सवाल करेंगे कैसे, ठीक है। चलो इसको स्क्रीनशॉट करो और आगे बढ़ते हैं। आगे है आपके पास 8वां टॉपिक है आपके पास दोहरी गणना की समस्या। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोहरी गणना, डबल काउंटिंग कहते हैं इंग्लिश में, कि प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग क्या होती है, दोहरी गणना क्या होती है। मैं आपको साफ बताऊं, देखो जब एक देश राष्ट्रीय आय निकालता है तो राष्ट्रीय आय में हमेशा लेना होता है अंतिम वस्तु और अंतिम सेवा। और अगर कभी गलती से किसी ने अंतिम वस्तु और सेवा के साथ साथ मध्यवर्ती भी ले लिया, मध्यवर्ती वस्तु फाइनल गुड्स, तो वहां पर दोहरी गणना की समस्या होगी। ऐसा कब होता है? जब अंतिम और मध्यवर्ती में सामने वाले व्यक्ति को अंतर का ना पता हो। अगर आपको अंतिम और मध्यवर्ती वस्तु का अंतर नहीं पता तो आप अंतिम वस्तु को भी राष्ट्रीय आय में ले लोगे और मध्यवर्ती को भी, और मध्यवर्ती का मूल्य पहले ही अंतिम में जुड़ा हुआ है तो आपसे समस्या हो जाएगी। बात को समझो, आपके हाथ में जो किताब है इको की वो 500 रुपए की है और आपके हाथ में, आप उपभोक्ता हो, आप परिवार क्षेत्र हो, तो वो अंतिम वस्तु है। अब उस किताब को बनाने में जो 200 रुपए का पेज लगा है, मान लो जो पेज जिससे वो बना है वो पेज है मध्यवर्ती वस्तु। अब जिसको नहीं पता वो राष्ट्रीय आय में 500 रुपए की किताब भी लेगा और 200 रुपए के पेज भी ले लेगा, तो ये 200 रुपए दो बार आ गया ना। एक बार 500 में 200 जुड़ा हुआ है और एक बार आपने अलग से 200 ले लिया, तो आप गलती कर गए। तो याद रखें, मध्यवर्ती वस्तु हमेशा अंतिम में जुड़ा हुआ होता है और इसलिए राष्ट्रीय आय में सिर्फ अंतिम वस्तु को लेते हैं, मध्यवर्ती को नहीं लेते। और अगर आपने मध्यवर्ती को ले लिया तो आप दोहरी गणना की समस्या में फंस जाएंगे। पढ़िए क्या है लिखा है, राष्ट्रीय आय को मापने के लिए केवल अंतिम वस्तु और सेवा के मूल्य को ही सम्मिलित करना होता है, परंतु जब अंतिम वस्तु के मूल्य के साथ मध्यवर्ती वस्तु के मूल्य को भी शामिल कर लिया जाता है तो दोहरी गणना की समस्या आ जाती है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं इसके लिए। देखो, एक किसान है, फार्मर, वो 0 रुपए का इनपुट लगा रहा है। इनपुट मतलब जो बीज है वो 0 रुपए की है क्योंकि उसके पास घर पे पड़ी हुई थी और उसने खेती करके 500 रुपए की गेहूं की खेती कर ली, ठीक है। अब ये 500 रुपए का गेहूं उस किसान ने मान लो एक चक्की वाले को, एक मिलर को बेच दिया 500 रुपए में। चक्की वाले को, चक्की वाले ने इस गेहूं से बनाया आटा और 700 रुपए में बेच दिया बेकरी वाले को, बेकरी जो ब्रेड या बिस्किट बनाएगा, और बेकरी वाले ने इससे बनाया ब्रेड और जो फाइनल कंज्यूमर है, मान लो प्रशांत, मुझे उसने बेच दिया 1000 रुपए में। अब देखो बेटा, जर्नल प्रैक्टिस में क्या होता है, सामान्यतः लोग क्या करते हैं, सामान्यतः किसान की नजर से अगर आप देखें तो उसका अंतिम वस्तु है 500। अगर आप चक्की वाले की नजर से देखें तो उसका अंतिम वस्तु है 700, है ना। और कंज्यूमर की नजर से, बेकरी के नजर से देखें, कंज्यूमर नहीं बेकरी के नजर से, तो अंतिम वस्तु है 1000। और अगर इस तरीके से आप जाएंगे तो आप राष्ट्रीय आय में टोटल 2200, है ना, अब 2200 रुपए को राष्ट्रीय आय में ले लेंगे, जो गलत है। यहाँ पे दोहरी गणना है। क्या गलत है यहाँ पे, जरा समझो। ये 500 जो गेहूं का मूल्य है वो किस में जुड़ा हुआ है? 700 रुपए के आटे के मूल्य में। और ये 700 का जो आटा है ये किस में जुड़ा हुआ है? 1000 के ब्रेड के मूल्य में। तो यहाँ पे दोहरी गणना है। इस दोहरी गणना से कैसे बच सकते हैं? इससे बचने के 2 रास्ते हैं। एक है अंतिम उत्पादन विधि। अंतिम उत्पादन विधि कहता है कि आप सिंपल ये देखो कि वस्तु का अंतिम प्रयोगकर्ता कौन था और अंतिम प्रयोगकर्ता जो भी था उसके पास वस्तु कितने की पहुंची। तो यहां पे अंतिम प्रयोगकर्ता कौन है? प्रशांत, मैं उपभोक्ता, और मेरे पास ब्रेड कितने का आया? 1000 रुपए का। तो बस राष्ट्रीय आय में, नेशनल इनकम में किसको लेना है? इस 1000 को लेना है। एक रास्ता, ठीक है। और दूसरा एक और रास्ता है जिसका नाम है मूल्य वृद्धि विधि, वैल्यू एडिड मेथड। और वैल्यू एडिड मेथड क्या कहता है? वो मेथड ये कहता है कि आप ये देखो कि जितने भी लोग इस उत्पादन की प्रक्रिया में थे उन सब ने कितना मूल्य बढ़ाया है। किसान को बुलाओ, बुलाओ किसान, इधर आ, तू ये बता कि तूने कितने में बेचा गेहूं को? 500 में। और तूने खर्चा कितना किया था? 0। तो तूने मूल्य वृद्धि कितनी कर दी? 500।
उसको बुलाओ, मिलर को बुलाओ, चक्की वाले को, उसने कितने में बेचा 700 में, खरीदा कितने में था 500 में, तो उसने मूल्य वृद्धि कितने की कर दी 200। फिर बेकरी वाले को बुलाओ, उसने 1000 में बेचा, खरीदा कितने में था उसने 700 में, उसने मूल्य वृद्धि कितनी कर दी 300। और अब अंतिम प्रयोगकर्ता के हाथ में चीज पहुंच गई। तो आप देखो इन सब ने मिलकर 500 जमा 200 जमा 300 टोटल मूल्य वृद्धि कितनी की है 1000। तो इस तरीके से भी आप दोहरी गणना से बच सकते हो। दो रास्ते हैं बचने के, अंतिम प्रयोगकर्ता के हाथ में वस्तु कितने की गई या फिर हर स्तर पर कितना मूल्य वृद्धि हुआ है। इन दो तरीकों से आप दोहरी गणना से बच सकते हो। 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है दोहरी गणना कि एक्सप्लेन करो कि डबल काउंटिंग क्या होता है, न्यूमेरिकल एग्जांपल भी दो और उसके अलावा इससे कैसे बचे ये भी बताओ। तो स्क्रीनशॉट कर लो, एग्जांपल मिल जाएगा आपको, जल्दी करो, मैं जा रहा हूं। चलो देखो बच्चों, ये रहा आपका दोहरी गणना से अभिप्राय क्या है, जब सब मैंने आपको बता दिया है और इससे बचने के दोनों तरीके भी मैंने आपको बता दिए हैं, ठीक है ना। 2 तरीकों से बच सकते हैं, अंतिम प्रयोगकर्ता को देख लो आप, या फिर एक और दूसरा रास्ता दिया मैंने आपको, एक तो अंतिम प्रयोगकर्ता, दूसरा मूल्य वृद्धि विधि। आओ बच्चों देखो, आपके लिए एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, इस पे ध्यान देना आप। क्या है इस क्वेश्चन में? क्वेश्चन कहता है, एक सेकेंड बेटा देखना, क्वेश्चन कहता है, हाँ बच्चों मैं आपको बिल्कुल साफ बता रहा हूं कि जो न्यूमेरिकल पार्ट है ये तो अभी चलो आपको इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन में करवा दे रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, लेकिन एक क्वेश्चन से न्यूमेरिकल नहीं होगा। तो इसके लिए न्यूमेरिकल के लिए आपको सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए, है ना। तो उसके लिए एक वीडियो हम डाल देंगे और आप सारे फॉर्मूले याद कर लेना, तब जाके आप न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस कर पाओगे, ठीक है। देखो क्या है क्वेश्चन, कह रहा है एनडीपीएफसी निकालो। क्या निकालो? एनडीपीएफसी। और इस क्वेश्चन को देखो, इसमें सूचना कौन सी विधि की दी हुई है, ये है ग्रस्त उपभोग व्यय, पारिवारिक उपभोग व्यय, इसे हम कहते हैं फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है ये, है ना। फिर सरकार का कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, सरकारी अंतिम उपभोग व्यय। फिर है सकल घरेलू स्थायी पूंजी निर्माण, मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। फिर है स्टॉक में परिवर्तन, चेंज इन स्टॉक। फिर निर्यात है, एक्सपोर्ट। फिर एनआईटी शुद्ध अप्रत्यक्ष कर है आपके पास। फिर आयात है, इंपोर्ट। और फिर है मूल्यह्रास। ये सारी चीजें गिवन है और ये जो इंफॉर्मेशन है ये व्यय विधि की है, एक्सपेंडिचर मेथड। बोर्ड पे देखना बेटा, एक्सपेंडिचर मेथड से अगर आप जाते हो तो आप जीडीपी एमपी पर आ जाओगे, लेकिन क्वेश्चन ने हमें बोला कि हमें क्या चाहिए, एनडीपी एफसी चाहिए। तो बेटा जी मतलब ग्रॉस, और ग्रॉस मतलब सकल, मूल्यह्रास घटाने से पहले। तो जी से अगर एन पे जाना होता है बेटा, तो उसमें से मूल्यह्रास, स्थायी पूंजी का उपभोग, इसे माइनस करना होता है। तो हमें डेप्रिसिएशन को माइनस करना होगा। फिर डीपी और डीपी में कोई परिवर्तन नहीं। फिर बेटा मार्केट प्राइस से अगर फैक्टर कॉस्ट पे जाना होता है तो हमें एनआईटी को माइनस करना होता है। तो हम यहाँ पे ये 2 चीजें बेटा माइनस करेंगे, डेप्रिसिएशन और एनआईटी। लेकिन पहले हमें जीडीपी एट एमपी पे आना पड़ेगा, और जीडीपी एट एमपी पे आने के लिए हमें 4 चीजें चाहिए बेटा। पहला, पारिवारिक अंतिम उपभोग व्यय, ये कितना गिवन है हमारे पास, 2000 गिवन है। दूसरा, सरकारी अंतिम उपभोग व्यय, ये हमारे पास कितना गिवन है, 500। फिर बेटा सकल घरेलू स्थायी पूंजी निर्माण, यहां पे बेटा सकल घरेलू स्थायी पूंजी निर्माण नहीं होता, हमें चाहिए होता है सकल घरेलू पूंजी निर्माण। तो उसके लिए हमें चाहिए होता है स्थायी पूंजी निर्माण जो 1000 है, और स्टॉक में परिवर्तन जो 300 है। तो 1000 जमा 300 ये कितना हो जाएगा आपका, 1300 हो जाएगा। उसके अलावा बेटा हमें चाहिए होता है शुद्ध निर्यात। शुद्ध निर्यात का फॉर्मूला होता है, शुद्ध निर्यात के लिए आपको निर्यात में से आयात को माइनस करना है। तो यहाँ पे निर्यात देखो कितना है बच्चे, 700, और इसमें से आपको आयात माइनस करना है। आयात कितना है, 200। तो 700 में से 200 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा बच्चा, 500। अब आप देखो जरा, जीडीपी एट एमपी आपका आ गया 2000 प्लस में 1500 प्लस में 1300 और प्लस में 500। तो ये आपका हो जाएगा 2000, 4000, 5000, 5300। बेटा ये आपका आ गया जीडीपी एमपी आ गया, क्योंकि हमें व्यय विधि जीडीपी एमपी पे ले जाता है। लेकिन जाना कहां था हमें, जाना था हमें एनडीपीएफसी मतलब घरेलू आय पे। ये घरेलू आय होता है बेटा डोमेस्टिक इनकम। तो आपको जीडीपी
एमपी को वहां पे ले जाना है। तो मैंने आपको बताया अभी ऊपर कि माइनस करो डेप्रीशिएशन, डेप्रीशिएशन माइनस करने से, मूल्यह्रास घटाने से जी से एन पे आ जाओगे, और एमपी से एफसी पे आने के लिए बेटा आपको माइनस करना होगा एनआईटी, है ना। तो आप देखो जरा ये कितना है आपके पास जीडीपी एट एमपी 5300, है ना, जमा सॉरी माइनस आपका डेप्रीशिएशन कितना है, आप देखो ये माइनस है बच्चे, यहाँ पे माइनस लगा दे रहा हूं मैं, माइनस मूल्यह्रास डेप्रीशिएशन कितना है 250 का आपका डेप्रीशिएशन है, और माइनस बेटा एमपी से एफसी पे जाने के लिए माइनस एनआईटी, एनआईटी कितना है 350 है ना। आप इसको जोड़ो 250 जमा 350, तो ये हो जाएगा आपके पास कितना 300 600 हो जाएगा, और 5300 में से 600 माइनस करोगे आप तो आपके पास कितना आएगा 4700। तो यहां पे आपका जो एनडीपी एट एफसी है जो उन्होंने हमसे मांगा था वो है 4700 बच्चों। लेकिन वही बात है कि न्यूमेरिकल के लिए आपको एक अलग से वीडियो चाहिए जो आपको मिल जाएगी, आप बस उसको देख के और अपने फॉर्मेट को तैयार कर लेना, और फिर हम आपके लिए कुछ क्वेश्चंस भेज देंगे, उन क्वेश्चनों की आप एक बार प्रैक्टिस कर लेना। या आप एक काम करना, आपके पास जो भी बुक हो आप प्रीवियस ईयर के जो सीबीएसई क्वेश्चंस हैं उनको ट्राई कर लेना, ठीक है। तो न्यूमेरिकल की भी प्रैक्टिस हो जाएगी। एक क्वेश्चन फिर भी मैंने आपको करवा दिया है, 6 नंबर का एक न्यूमेरिकल बन सकता है, कभी कभी 6 का नहीं बन के 3 का बन जाता है, इसका भी स्क्रीनशॉट कर लो, आपको हेल्प मिलेगी। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या है हमारे पास, आगे है अगला टॉपिक है हमारे पास टॉपिक नंबर 10। ये एक और न्यूमेरिकल, और ये न्यूमेरिकल है बेटा गवर्नमेंट बजट, सरकारी बजट वाले चैप्टर से। जरा ध्यान देना इस न्यूमेरिकल की तरफ भी, इस सवाल की तरफ भी थोड़ा सा ध्यान देना आप। आसान सा एक सवाल है ये, सिंपल सा एक क्वेश्चन है, ध्यान दो जरा। क्या है लिखा है, निम्न आंकड़ों से प्राथमिक घाटा निकालो। प्राथमिक घाटा इंग्लिश में प्राइमरी डेफिसिट कहते हैं। मैं आपको बता दूं कि प्राइमरी डेफिसिट निकालने के लिए, प्राथमिक घाटा निकालने के लिए आपको राजकोषीय घाटे में से, फिस्कल डेफिसिट में से पिछले वर्ष के ब्याज का भुगतान घटाना होता है, ठीक है। अब पहले आपको प्राथमिक घाटा निकालने के लिए पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, राजकोषीय घाटा, फिस्कल डेफिसिट। बेटा फिस्कल डेफिसिट निकालने के लिए, राजकोषीय घाटा निकालने के लिए आपको पहले चाहिए राजकोषीय के लिए पहले आपको क्या चाहिए, है ना, आपको पहले चाहिए रेवेन्यू डेफिसिट, ठीक है, राजस्व घाटा। और उस राजस्व घाटे में आपको जोड़ना है पूंजीगत व्यय। क्या जोड़ना है, पूंजीगत व्यय, कैपिटल एक्सपेंडिचर। और बेटा फिर उसमें से आपको माइनस करना है वो पूंजीगत प्राप्ति जो सरकार पे कर्जा उत्पन्न नहीं करती है, वो पूंजीगत प्राप्ति जो सरकार पे कर्जा उत्पन्न नहीं करती है। तो आप देखो कितने आराम से आप पहले निकाल सकते हो राजकोषीय घाटा। क्या करना है, राजस्व घाटा कितना है मुझे बताओ क्वेश्चन में, ये रहा राजस्व घाटा 40 प्लस पूंजीगत व्यय कितना है आपके पास 220, ठीक है। और बेटा फिर माइनस आपको क्या करना है, वो पूंजीगत प्राप्ति जिसने कर्जा उत्पन्न नहीं किया। देखो क्या लिखा है, गैर ऋण सृजित पूंजीगत प्राप्ति 190, ये आपको माइनस करना है। तो यहां से आपको जो है वो फिस्कल डेफिसिट मिलेगा। देखो जरा 220 में से 190 गए तो 30, 30 जमा 40 70, आपको फिस्कल डेफिसिट मतलब कि राजकोषीय घाटा 70 मिल गया। और प्राथमिक घाटे के लिए क्या करना होता है, राजकोषीय घाटे में से 70 में से ब्याज का भुगतान, कितना है ब्याज का भुगतान 20, इसे माइनस करना है। जैसे ही आप करोगे आपको प्राथमिक घाटा मिल जाएगा। तो आपके इस क्वेश्चन में जो लिखा है कि प्राथमिक घाटा निकालो, वो कितना आएगा बेटा 50 आएगा, है ना। तो आपको इसके लिए तैयार रहना है। इसके कुछ फॉर्मूले हैं मैं आपको बता देता हूं, आप इसको स्क्रीनशॉट कर लो। आपको मैं इसके कुछ फॉर्मूले भी बता देता हूं ताकि आपका काम थोड़ा सा आसान हो जाए। देखो बेटा ज्यादा कुछ नहीं है इस फॉर्मूले में, आराम से आप इसके 3 नंबर ले सकते हो इस क्वेश्चन के। आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि रेवेन्यू डेफिसिट कैसे निकालते हैं, राजस्व घाटा कैसे निकालते हैं। तो इसके लिए आपको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, राजस्व व्यय में से माइनस करना है रेवेन्यू रिसिप्ट, राजस्व प्राप्ति। एक ये फॉर्मूला ध्यान रखें। फिर देखिए बेटा फिस्कल डेफिसिट, राजकोषीय घाटा कैसे निकालते हैं। तो सरकार के कुल व्यय में से, टोटल एक्सपेंडिचर, कुल व्यय में 2 चीजें होती है बेटा, एक होता है राजस्व व्यय, एक होता है पूंजीगत व्यय। तो
तो सरकार के कुल व्यय में से माइनस करना है आपको सरकार की कुल प्राप्ति। कुल प्राप्ति में आपके दो तरीकों की प्राप्ति होती है, राजस्व प्राप्ति और पूंजीगत प्राप्ति। बस ध्यान रखना है कि जब आप पूंजीगत प्राप्ति लोगे तो उसमें आपको उधार को छोड़ देना है, ठीक है। तो जैसे ही आप ये फॉर्मूला लगाओगे कुल व्यय माइनस कुल प्राप्ति उधार को छोड़कर, तो आपको राजकोषीय घाटे का पता चलेगा। और राजकोषीय घाटे का दूसरा नाम बच्चे उधार भी है, ठीक है। और उसके अलावा और क्या हो सकता है, जो प्राथमिक घाटा है, प्राइमरी डेफिसिट जिसे इंग्लिश में बोलते हैं, तो वो निकालने के लिए आपको अपने फिस्कल डेफिसिट में से, राजकोषीय घाटे में से पिछले वर्ष, इस साल का जो राजकोषीय घाटा है उसमें से पिछले वर्ष के ब्याज के भुगतान को माइनस कर देना है, तो आपको प्राथमिक घाटा मिल जाएगा। तो आप इन 3-4 फॉर्मूले की मदद से एक क्वेश्चन जो गवर्नमेंट बजट का कभी कभी न्यूमेरिकल पेपर में आता है सवाल वाला क्वेश्चन, तो वहां के 3 नंबर आप ले सकते हो। तो आप इसकी भी प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अब आगे है आपके पास, ये क्वेश्चन हमने कर लिया है बच्चों। अब आगे है बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है कि ध्यान देना कि मुद्रा आपूर्ति के M1 विधि को समझाइए। मैं आपको पहले तो यह बता दूं कि मुद्रा आपूर्ति क्या है, मनी सप्लाई क्या है। बहुत सीधी सी बात है, बहुत सीधी सी बात। एक देश में एक निश्चित समय बिंदु पर जितने भी लोग हैं उन सब के पास कुल मुद्रा का जो भंडार है उसे हम मुद्रा आपूर्ति बोलते हैं। देश में निश्चित समय बिंदु पर जनता के पास कुल जो नोट और सिक्के हैं, कुल जो पैसा है, वो मुद्रा आपूर्ति है। आपको पता होना चाहिए कि मुद्रा आपूर्ति को निकालने की 4 विधियां हैं, M1, M2, M3, M4। M1 को सबसे लघु विधि, छोटी विधि माना जाता है और M4 सबसे विस्तृत विधि है। और हमारे सिलेबस में M1 से संबंधित एक क्वेश्चन आ सकता है कि मुद्रा की पूर्ति के M1 विधि को समझाइए, मेजरमेंट ऑफ मनी सप्लाई के M1 मेथड को समझाओ। तो बच्चों M1 मेथड में 3 चीजें होती है। M1 मेथड कहता है C जमा DD जमा OD, ठीक है। अगर मैं आपको सिंपल बोलूं तो आपको 3 बातें याद रखनी है। सी मींस कॉइन एंड करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक। जनता के पास कितने नोट और सिक्के हैं, जनता के पास जितने भी नोट हैं, चाहे वो 500 के हैं चाहे 200 के हैं, वो सब सी में आ जाएंगे और जितने भी सिक्के हैं वो सब सी का पार्ट होगा। दूसरा डीडी का फुल फॉर्म है बेटा डिमांड डिपॉजिट, जिसे कुछ लोग चेकेबल डिपॉजिट, चेक जमा भी कहते हैं, और इसको हम व्यापारिक बैंकों की मांग जमा भी कहते हैं। ये क्या है? ये है जनता का वो पैसा जो जनता ने कहां रखा है, बैंकों में रख रखा है, ठीक है। जनता का वो पैसा जो बैंक में है जिसे जनता कभी भी निकलवा सकती है। बस ध्यान ये देना है कि इस पैसे में जनता की सावधिक जमा, जिसे आप निश्चित कालीन डिपॉजिट मतलब फिक्स डिपॉजिट बोलते हो, वो इसमें नहीं होना चाहिए। और अगर बैंक आपस में एक दूसरे पे जमा करता है जिसे आप बैंकिंग डिपॉजिट भी बोलते हो, वो भी नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो इसमें शुद्ध व्यापारिक बैंकों के पास जो जमा है जिसमें निश्चित कालीन जमा नहीं होना चाहिए, वो होता है। और ओडी है बेटा अदर डिपॉजिट, ये है आरबीआई के पास अन्य जमा। इसमें क्या लेना होता है? आरबीआई के पास विदेशी सरकार, विदेशी बैंक और अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं ने जितना पैसा जमा किया वो सब आपको इसके अंदर लेना है। लेकिन आरबीआई के पास हमारी खुद की सरकार या हमारे खुद के बैंकिंग सिस्टम ने जो पैसा जमा किया वो ओडी में नहीं लेना है। तो बेटा ये M1 का जो टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपके एग्जाम में आ सकता है कि M1 मेथड से मनी सप्लाई को एक्सप्लेन करो। देखो मुद्रा पूर्ति क्या बताया मैंने कि देश में जनता के पास कुल कितना मुद्रा है, ठीक है, एक निश्चित समय बिंदु पे, और 4 विधियां होती है। हमें डिटेल किसके बारे में पता होना चाहिए? M1 के बारे में। M1 C प्लस DD प्लस OD कहता है। C मतलब जनता के पास नोट और सिक्के कितने हैं, DD जनता का पैसा बैंक में कितना है, बस ध्यान रखना निश्चित कालीन जमा नहीं लेना है। और OD मतलब आरबीआई के पास विदेशी सरकार, विदेशी बैंक और विदेशी अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं जितनी भी IMF और वर्ल्ड बैंक, उनका कितना पैसा है ओडी में लेना है आरबीआई के पास। और अपनी सरकार और अपने बैंकों ने जो पैसा जमा किया ओडी में वो आपको नहीं लेना है। तो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक था। और आगे बढ़िए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक कि ये जो कमर्शियल बैंक होता है, वाणिज्यिक बैंक, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। कमर्शियल बैंक किस तरीके से मुद्रा सृजन करता है, हाउ कमर्शियल बैंक क्रिएट क्रेडिट।
वाणिज्यिक बैंक साख का सृजन कैसे करता है? आप सबको पता है कि पब्लिक को लोन देने का काम कमर्शियल बैंक का है। तो किस तरीके से कमर्शियल बैंक पब्लिक को लोन देता है? अगर आपको इस बात को समझना है तो आपको मेरी कुछ बातों को सुनना पड़ेगा। जैसे पहली चीज, यह वाणिज्यिक बैंकों की बहुत महत्वपूर्ण गतिविधि है। बिल्कुल जी, क्योंकि बैंक दो ही तो काम करता है, एक लोगों की जमा को स्वीकारता है और लोगों को ऋण देता है। तो ऋण देने के लिए वो साख सृजन की प्रक्रिया, या जिसे आप क्या मुद्रा सृजन की प्रक्रिया भी बोलते हो, इसका वो उपयोग करता है। मुद्रा सृजन की प्रक्रिया द्वारा व्यापारिक बैंक साख को सृजित करने में सक्षम होता है, जो कि आरंभिक जमाओं से कहीं अधिक होती है। बेटा, आरंभिक जमा, इनिशियल डिपॉजिट, ये क्या होता है? जनता बैंकों में नगद के रूप में जो पैसे जमा करती है, उस जमा को हम आरंभिक जमा बोलते हैं। ठीक है। और बेटा, जब बैंक जब साख सृजन करता है तो आरंभिक जमा से कई गुना अधिक करता है। कहने का मतलब कि अगर बैंकों के पास जनता ने 1000 करोड़ रुपए रखे, तो बैंक इस 1000 करोड़ रुपए से जनता को जब ऋण देगा तो 1000 करोड़ से कई गुना अधिक ऋण दे देगा। मतलब जितना जमा आया उससे कई गुना अधिक वो ऋण दे देगा। लेकिन कैसे देगा, वही तो हम यहां सीखेंगे। आगे देखो क्या है, बैंकों में रखी जमाएं ऋण देने के लिए इस्तेमाल होती हैं, परंतु बैंक अपनी सारी जमाएं ऋण देने में इस्तेमाल नहीं करता है। बेटा, सारे बैंकों को कौन चलाता है आपको पता है? आरबीआई के अंडर सारे बैंक काम करते हैं। और जब बैंकों के पास प्रारंभिक जमा, इनिशियल डिपॉजिट आता है, तो आरबीआई बैंकों को कहता है कि तू सारा पैसा ऋण देने में उपयोग नहीं कर सकता है, तुझे इस पैसे का कुछ प्रतिशत जो मैं ही बताऊंगा तुझे, उतना तुझे आरक्षण में रखना होगा। और उसी को LRR, लीगल रिजर्व रेशियो, वैधानिक आरक्षित अनुपात कहते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि बैंक कभी भी सारा पैसा लोन नहीं देता है। बैंक को क्या करना पड़ता है? अपने प्रारंभिक जमा का कुछ प्रतिशत LRR के रूप में अपने पास रखना पड़ता है। और वो इसलिए हमने बोला कि बैंक सारा पैसा ऋण नहीं देता है। LRR किसके कहने पे बनाना है? आरबीआई के कहने पे कमर्शियल बैंकों को, वाणिज्यिक बैंकों को बनाना है। ठीक है, आगे बढ़ो। बैंकों के लिए कानूनी तौर पर अपने जमाओं का कुछ न्यूनतम हिस्से को कोष के रूप में रखना अनिवार्य होता है। इसको वैधानिक कोष अनुपात LRR कहा जाता है और यह केंद्रीय बैंक द्वारा निर्धारित होता है। ठीक है, बैंक अपने जमाओं के पीछे 100% कोष क्यों नहीं रखता? आपको यह भी पता होना चाहिए कि जितना पैसा आया वो सारा पैसा बैंक ने क्यों नहीं रखा। बैंक को इतनी ताकत कहां से मिल गई कि यार मैं ना कुछ पैसे रख लेता हूं बस, और बाकी पैसों से लोगों को ऋण दे दूंगा। पता है कहां से आई ये ताकत? एक बैंक कहता है कि उसका पापा कौन? उसका पापा आरबीआई, जो बहुत अमीर है, नोट प्रिंट करता है, अगर कभी कोई समस्या होगी तो बचा लेगा। दूसरा, बैंक कहता है मेरा काम क्या है? मेरा काम है लोगों के डिपॉजिट को स्वीकारना। अगर मैंने ये पैसा लोगों को ऋण दे भी दिया तो दूसरा पैसा और आ जाएगा। अगली बात, बैंक ये कहता है कि देश में सारे लोगों को एक ही बार पैसे की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। और ये तीन बातों की वजह से बैंक कभी भी सारा पैसा कोष नहीं रखता है, बल्कि कुछ पैसा कोष रखता है, LRR रखता है, और बाकी पैसा पब्लिक को लोन दे देता है। आगे बढ़ो। बैंक अपनी जमाओं का एक हिस्सा ही नगद कोष के रूप में रखता है, क्योंकि उसको, ये पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए, पहले आप इसको स्क्रीनशॉट कर लो, इसको हम और आगे ले जाएंगे। क्यों रखता है वो मैंने आपको बता दिया। चलो ठीक है, ये LRR, ये सारी बातें मैंने आपको बता दी हैं। अब हम जरा समझने की कोशिश करते हैं कि बैंक कैसे साख सृजन करता है। ठीक है, इसको समझने से पहले एक दो बातें और सुनना। देखो, एक तो आपको ये मान के चलना है कि सारे बैंक एक हैं, सारे बैंक एक ही हैं, चाहे आप पंजाब नेशनल बोल दो, चाहे SBI बोल दो, यस बैंक बोल दो, सब एक ही हैं, और सबको एक बंदा नियंत्रण कर रहा है, आरबीआई। एक बात। दूसरी बात, आपको पता होना चाहिए कि बैंक कभी भी जब ऋण देता है तो जिसको ऋण देता है उसको नगद के रूप में ऋण नहीं देगा। ऋणी के नाम का एक खाता खोल दिया जाएगा और उसे बोला जाएगा कि तुझे जितना भी ऋण मिलेगा तेरे खाते में डाल दिया है, तू स्वतंत्र है, तू कभी भी उस पैसे को निकाल सकता है, लेकिन ध्यान रखियो चेक से निकालना है। आपको ये याद रखना है कि साख सृजन की प्रक्रिया, जो मुद्रा सृजन की प्रक्रिया है, जो कमर्शियल बैंक लोन देने की प्रक्रिया करता है, उसको अगर आपको समझना है तो उसके लिए एक मान्यता चलेगी कि कोई भी लेन देन देश में नगद के रूप में नहीं होगा। अगर नगद के रूप में लेन देन होगा तो साख सृजन को समझना बहुत मुश्किल है। अब आखिरी बात कि भाई साख सृजन के लिए दो चीजें होनी चाहिए, एक
प्रारंभिक जमा, इनिशियल डिपॉजिट, बुक का ही एग्जाम्पल है। सपोज 1000 करोड़ सारे बैंकों को मिला के जमा आया, देश में जितने बैंक हैं सबको मिला के जमा कितना आ गया, 1000 करोड़। और माना कि आरबीआई ने बोला कि कमर्शियल बैंक तो एलआरआर रख 20%। अब इन दो चीजों के बिहाफ पे आपको समझना है कैसे साख सृजन होगा। और याद रखना दिमाग में कि बैंक कभी भी सारा पैसा लोन नहीं देता है, कुछ परसेंट वो रिजर्व जरूर रखेगा, एक बात। और दूसरी बात, नगद के रूप में लोन नहीं देगा, कहेगा जा तेरे अकाउंट में डाल दिए तो वहां से निकाल लियो, लेकिन निकालेगा कैसे, चेक से निकालियो। देखो जरा, प्रारंभिक जमा मैंने बताया था नगद के रूप में जो जमा आता है प्रारंभिक, माना देश में 1000 करोड़ की प्रारंभिक जमा आ गई। अब ये पूरा 1000 करोड़ बैंक लोन नहीं दे सकता है, आरबीआई के कहे अनुसार बैंक इसका 20% मतलब 200 रिजर्व रखेगा और बचा हुआ 800 बैंक जनता को ऋण दे देगा। जिस भी व्यक्ति ने ऋण लिया है, अब वैसे तो मैक्रो है तो देश में अलग अलग लोगों ने लिया होगा, तो जिसने भी ऋण लिया है वो स्वतंत्र है, उसके खाते में पैसे डल गए हैं, वो स्वतंत्र है, कभी भी जब भी उसको जरूरत है वो चेक काट के ये पैसा निकाल सकता है। ठीक है, अब मान लो ऋण मैंने लिया है, 800 करोड़ का ऋण मैंने लिया उदाहरण के लिए, ठीक है, और मुझे मान लो अपना घर बनाना है 800 करोड़ का। अब 800 करोड़ का जब घर बनाना है तो जो घर का बिल्डर होगा उसको मैं 800 करोड़ का चेक दूंगा, है ना, चेक काट के मैंने उसे 800 करोड़ दे दिया। अब देखो मेरा अकाउंट पंजाब नेशनल बैंक में है और मेरे बिल्डर का अकाउंट एसबीआई में है, तो मेरा बिल्डर वो चेक लेके कहां पहुंचेगा, एसबीआई के ब्रांच में पहुंचेगा। सारे बैंक एक ही है आपको पता है। जैसे ही एसबीआई के पास 800 करोड़ का चेक आएगा, एसबीआई कहेगा कि लो जी सेकेंडरी डिपॉजिट, द्वितीयक जमा आ गई। आप थोड़ा दिमाग लगाओ, पैसा 1000 करोड़ था और वो 1000 करोड़ अभी भी बैंक के ही पास है। 200 करोड़ उसने एलआरआर रख लिया और 800 करोड़ जनता को ऋण दे दिया। तो ऋण दिया कहां, पैसा थोड़ा ना दिया, बस जनता को एक मैसेज डाला कि भैया तेरा अकाउंट क्रेडिट हो गया है, निकाल ले। और उसने निकाला कैसे, पब्लिक ने चेक काट के, चेक किसी और को दिया और वो चेक लेके कहां पहुंचा, वापस से वो व्यक्ति चेक लेके बैंक में पहुंचा। सारे बैंक एक ही हैं, बैंक ने बोला लो जी 800 करोड़ आ गए। अब 800 करोड़ का फिर से 20% मतलब 160 एलआरआर और बचे हुए 640 करोड़ बैंक लोन देने को तैयार है। जिसको भी लोन चाहिए जाओ, तुम्हारे अकाउंट में पैसे डाल दिए गए, तुम निकाल सकते हो, लेकिन निकाल कैसे सकते हो, चेक जारी करके, है ना। तो जिसको भी निकलवाना है उसने चेक जारी करके निकलवा लिया, पैसा निकलवा लिया। कैसे, किसी को चेक दे दिया। अब फिर जिसको भी चेक मिला वो चेक लेके कहां आएगा, बैंक में। बैंक में 640 करोड़ का फिर चेक जमा हुआ, इसका 20% 128 करोड़ का एलआरआर और बचा हुआ पैसा बैंक फिर लोन दे देगा। ये कहानी चलती जाएगी चलती जाएगी चलती जाएगी। कब तक, जब तक जितना प्रारंभिक जमा था 1000 करोड़ वो धीरे धीरे सारा कहां ना आ जाए, कहां ना आ जाए, एलआरआर में। जिस वक्त एलआरआर की टोटलिंग इनिशियल डिपॉजिट के बराबर आ जाएगी, वहीं पे क्रेडिट क्रिएशन रुक जाएगा। अब ये कितने गुना चला, कितनी बार ये चला, इसके लिए बच्चे एक वर्ड है मनी मल्टीप्लायर, मुद्रा गुणक। मुद्रा गुणक कहता है 1 LRR। अगर आप LRR का व्युत्क्रमानुपाती निकाल दोगे, 1 के बटे में LRR कर दोगे तो आपको मुद्रा गुणक पता चल जाएगा। आप देखो यहां पे LRR कितना है, 20% है, 20%, 1 बटे 20%। तो आप कैसे सॉल्व करोगे, 20 बटे 100, ये 100 ऊपर जाएगा, 100 बटे 20, ये कट के क्या आ गया, 5 गुना, 5 टाइम्स आ गया आपका मुद्रा गुणक। अब बताओ प्रारंभिक जमा इनिशियल डिपॉजिट कितना आया था, मल्टीप्लाई मुद्रा गुणक। प्रारंभिक जमा आया था 1000 करोड़ और मुद्रा गुणक कितना है, 5। तो मतलब कि टोटल बैंक 5000 करोड़ का क्या कर पाया, साख सृजन कर पाया। याद करिए कितने पैसे जमा हुए थे, 1000 करोड़ और उससे बैंक ने टोटल साख सृजन कितना कर दिया, 5000 करोड़, जिसमें से 1000 करोड़ तो एलआरआर में रख दिया उसने और 4000 करोड़ का उसने जनता को ऋण दे दिया। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आएगा, स्क्रीनशॉट कर लो। एक बात और जान लो, एलआरआर और साख सृजन में कैसा संबंध है आपको पता होना चाहिए। एलआरआर और साख सृजन में विपरीत संबंध है। मतलब अगर देश में एलआरआर बढ़ेगा
है ना, तो क्रेडिट क्रिएशन कम हो जाएगी, और LRR अगर घटेगा तो क्रेडिट क्रिएशन साख सृजन बढ़ जाएगी। कहने का मतलब कि LRR कम है तो रिजर्व कम बनाना है, बैंक ज्यादा लोन देगा, LRR ज्यादा है तो रिजर्व ज्यादा बनाना है, बैंक के लोन देने की क्षमता कम हो जाएगी। कर लो स्क्रीनशॉट बच्चों, बढ़िया बढ़िया टॉपिक है, आप इसको पढ़ लो, पूरी मैक्रो हो गई आपकी टर्म 1 में, कोई चिंता नहीं है। कमेंट करोगे, अच्छी लगेगी वीडियो, इंडियन इको की भी लेके आऊंगा, देखते रहो। चलो कर लो स्क्रीनशॉट, आगे चलते हैं। अगला टॉपिक देखो, तुम्हारा इंतजार कर रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, केंद्रीय बैंक के प्रमुख कार्य। एक देश के केंद्रीय बैंक के क्या क्या काम होते हैं? पहला, मुद्रा जारी करता, है ना, करेंसी अथॉरिटी फंक्शन। देश के सेंट्रल बैंक के पास ये राइट है कि वो करेंसी इशू करेगा। इंडिया में ये राइट किसके पास है? आरबीआई के पास ये अधिकार है। आपके देश में सारे नोट आरबीआई इशू करेगा, 1 रुपए का नोट और सिक्के वो आपने वित्त मंत्रालय को जिम्मेदारी दी है। एक बात आपको पता होनी चाहिए, जब आरबीआई मुद्रा इशू करता है, जारी करता है, तो जितने अमाउंट का वो मुद्रा जारी करता है उतने ही अमाउंट के बराबर उसे कोष रखना पड़ता है। क्यों? ताकि पब्लिक का भरोसा कागजी मुद्रा पर बना रहे। ये पहला है मुद्रा जारी करता। समझ गए आप? देश में मुद्रा जारी करना किसका काम है? केंद्रीय बैंक का। हमारे देश में केंद्रीय बैंक कौन है? आरबीआई। तो आरबीआई की जिम्मेदारी है मुद्रा जारी करना। सारी मुद्रा वो जारी करेगा, 1 रुपए के नोट और सिक्कों को छोड़ के। जब वो मुद्रा जारी करेगा तो जितने की मुद्रा वो इशू करेगा उतने मूल्य के बराबर संपत्ति उसे आरक्षण में रखना होगा, ताकि पब्लिक का भरोसा मुद्रा पर बना रहे। अगली बात, सरकार का बैंक। इनमें से कोई ना कोई एक एग्जाम में जरूर आना है, जरूर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपको उठा उठा के दे रहा हूं, ठीक है। बैंकों का बैंक, बैंकों का बैंक है कौन? आरबीआई। और आरबीआई बैंकों का बैंक होने के नाते 3 काम करता है। पहला, जो वाणिज्यिक बैंक है उसने जितना भी अपना नगद आरक्षण, जिसे आप सीआरआर बोलते हो, सीआरआर, नगद आरक्षण, वो आरबीआई के पास रखा है। तो आरबीआई की पहली जिम्मेदारी कि भाई वाणिज्यिक बैंकों के सीआरआर की रक्षा करे, जिसको हम कहते हैं कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व, मतलब नगद आरक्षण का संरक्षक। दूसरा, बैंकों का बैंक होने के नाते आरबीआई कभी भी अगर वाणिज्यिक बैंक वित्तीय संकट में चला जाएगा तो आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को फंड देकर उसे वित्तीय संकट से बचाएगा। इसको हम कहते हैं अंतिम ऋणदाता। बैंकों का बैंक होने के नाते आरबीआई अंतिम ऋणदाता का भी काम करता है। और आखिरी, समाशोधन गृह कार्य। अगर 2 बैंकों के पास अलग अलग बैंकों का चेक है, मान लो पंजाब नेशनल के पास एसबीआई का कोई चेक आ गया, तो अब क्या पंजाब नेशनल वाला एसबीआई वाले से पैसे मांगेगा? नहीं, दोनों का अकाउंट आरबीआई के पास है, पंजाब नेशनल का भी, एसबीआई का भी, क्योंकि बैंकों का बैंक कौन है? आरबीआई। और दोनों का नगद आरक्षण, कैश भी कहां है? आरबीआई के पास है। तो क्या होगा? पंजाब नेशनल को पैसे लेने हैं किससे? एसबीआई से। तो बस दोनों बता देंगे आरबीआई को, और आरबीआई क्या करेगा? पंजाब नेशनल के अकाउंट को क्रेडिट कर देगा और किसको? एसबीआई के अकाउंट को डेबिट कर देगा। मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं। ये देखो, ये है आरबीआई जो हेड है, और ये 2 बैंक है, एक है पीएनबी और एक है क्या आपका? एसबीआई, ठीक है। एक कस्टमर है मिस्टर एक्स, एक बंदा है मिस्टर एक्स, इसका अकाउंट पीएनबी में है। एक बंदा है मिस्टर वाई, इसका अकाउंट है एसबीआई में। एक्स को वाई से पैसे लेने थे, वाई ने एक चेक काट के, एक चेक 10,000 रुपए का, जो चेक कौन से बैंक का होगा? एसबीआई बैंक का, वो दे दिया किसको? एक्स को। एक्स ये चेक अपने बैंक में जमा करेगा, और पीएनबी किसको बताएगा ये बात? आरबीआई को बताएगा कि भाई मुझे एसबीआई से 10,000 रुपए लेने हैं। तो आरबीआई क्या करेगा? पीएनबी के अकाउंट को क्रेडिट कर देगा और एसबीआई के अकाउंट को डेबिट कर देगा, और इनके आपस का सेटलमेंट डन। मतलब पीएनबी को एसबीआई से पैसे लेने थे, आपस में इनका सेटलमेंट हो गया। तो इस कार्य को कहते हैं समाशोधन गृह कार्य। और बैंकों का बैंक, ये सब मैं आपको बैंकों के बैंक में पढ़ा रहा हूं। बैंकों का बैंक, सरकार का बैंक नहीं, बैंकों का बैंक। बैंकों का बैंक होने के नाते आरबीआई ये 3 काम करेगा। सुन लिया आपने तीनों काम? बैंकों का बैंक होने के नाते सबसे पहले आरबीआई क्या काम करेगा?
सबसे पहला काम जो वाणिज्यिक बैंक है उसके सीआरआर को, नगद कोष का संरक्षक करेगा। दूसरा क्या काम करेगा बैंकों का बैंक होने के नाते, अगर कभी भी कमर्शियल बैंक को वित्तीय संकट आया तो आरबीआई मदद करेगा। और तीसरा, अगर बैंकों को आपस में समाशोधन गृह कार्य करना है, एक दूसरे का चेक सेटलमेंट करना है, तो वो आरबीआई से बता के करवा लेगा। चलो जी, ये तीसरा पॉइंट बच्चों मैं पहले बोल गया। दूसरे पॉइंट की तरफ चलो, सरकार का बैंक। सरकार का बैंक होने के नाते आरबीआई क्या करता है? सरकार का बैंक होने के नाते आरबीआई सरकार के नगद कोष का जितना पैसा आया गया उसका हिसाब किताब रखता है। सरकार का बैंक होने के नाते अगर सरकार को कभी भी जनता से उधार लेना है तो आरबीआई जनता से उधार लेने का काम करता है, जिससे आप कहते हो मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक डेब्ट, ठीक है। और बैंकों का बैंक होने के नाते समय समय पर सरकार को परामर्श देने का काम भी आरबीआई करता है, ठीक है। तो ये तीनों ही इंपॉर्टेंट है बच्चे, लेकिन इन तीनों में से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बैंकों का बैंक, जिसके अंदर मैंने आपको 3 पॉइंट बताए हैं। उसके अलावा मुद्रा पूर्ति और साख का नियंत्रण। आपने देखा कि मुद्रा मतलब साख सृजन कौन कर रहा है? वाणिज्यिक बैंक। लेकिन उस साख सृजन को नियंत्रण कौन करेगा? आरबीआई करेगा। कैसे करेगा अभी मैं आगे आपको समझाऊंगा। अगला, विदेशी मुद्रा कोष का संरक्षक। एक देश के पास जितना भी विदेशी पैसा है, जितना भी विदेशी पैसा एक देश के पास है, वो सारा विदेशी पैसा उसको संभाल के रखने का काम किसका है? आरबीआई का है। तो ये आरबीआई के कार्य हैं, आप देख लो, इनमें से कोई ना कोई एक पेपर में दिखेगा। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मेरे हिसाब से बैंकों का बैंक और पर्यवेक्षक है। पर्यवेक्षक होने के नाते आरबीआई सारे बैंकों के को कहता है कि भैया अगर तुम्हें लाइसेंस चाहिए, अपनी संपत्ति बेचनी है, 2 बैंकों का मर्जर करना है, मिलाना है, तो तुम मुझसे पूछे बिना नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो ये बैंकों का मुद्रा जारी करता सरकार का बैंक, बैंकों का बैंक, साख नियंत्रण और विदेशी मुद्रा कोष को अपने पास रखने का काम, ये सारे काम आरबीआई करता है। फिर कह रहा हूं बैंकों का बैंक सबसे इंपॉर्टेंट है। चलिए स्क्रीनशॉट करिए, आगे बढ़िए और बढ़ते ही चलिए। अगला है सरकारी बजट के प्रमुख उद्देश्य। बच्चों, जब सरकार बजट बनाती है तो बजट के पीछे सरकार का कोई ना कोई उद्देश्य होता है। उद्देश्य वैसे बुक में आपके कई सारे हैं, लेकिन यहाँ पे हमने आपके लिए 3 लिखे हैं और तीनों में से कोई ना कोई एक पेपर में होने वाला है। मुझे नहीं पता कौन सा होगा, लेकिन कोई ना कोई एक होगा। वैसे ज्यादा संभावनाएं इसकी और इसकी होती है, ठीक है। जरा ध्यान से समझना। पहला, जब सरकार बजट बनाती है तो सरकार बजट इस तरीके से बनाती है कि वो साधनों का पुनः वितरण करती है। कहने का मतलब कि देश के पास संसाधन सीमित हैं और सीमित संसाधनों का ऐसा उपयोग करना है कि लाभ और कल्याण दोनों बढ़े। अब सरकार कैसे बजट से लाभ और कल्याण कैसे बढ़ाएगी? देखो बच्चों, सरकार क्या करती है, बजट बनाने के टाइम टैक्स के दर को कम कर देती है। कम टैक्स देखकर बहुत सारे निवेशक आते हैं, और अगर कोई निवेशक आया जो हार्मफुल वस्तु लेके आया, ऐसी वस्तु जो हानिकारक है, तो सरकार ऐसी वस्तुओं पर लगा देती है भारी कर। और अगर कोई निवेशक ऐसा आया जो समाज के कल्याण से संबंधित वस्तु बनाने वाला है, जैसे मान लो कोई निवेशक आया जो कह रहा है मैं खादी के प्रोडक्शन को बढ़ावा दूंगा, तो खादी सीधा किसानों को काम देता है, तो ऐसे उत्पादकों को सरकार कर छूट दे देगी, ठीक है ना। तो पहला काम सरकार ये करेगी। और दूसरा डायरेक्ट प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस। अगर कोई वस्तु या सेवा ऐसी है जो गैर लाभकारी है तो निजी क्षेत्र तो हाथ खड़े कर देगा, कहेगा मैं गैर लाभकारी चीजें नहीं बनाता। सरकार कहेगी भैया हमारा उद्देश्य कल्याण करना भी है, तो हम अपने बजट के दौरान जितनी भी गैर लाभकारी चीजें, जैसे जलपूर्ति, जैसे साफ सफाई का काम, जैसे आर्मी पर खर्चा करना, तो इन सारी चीजों को करेगी बजट के द्वारा। तो ये पहला है संसाधनों का वितरण। संसाधन सीमित हैं और सरकार ऐसे बांटती है अपने बजट में कि लाभ और कल्याण दोनों बढ़ जाए। 2 बिंदु हैं इसके अंदर, पहला टैक्स कम करके निवेशक बुलाती है, और दूसरा डायरेक्ट प्रोडक्शन करती है ऐसे चीजों की जो समाज के कल्याण से संबंधित है। आगे आओ, दूसरे पॉइंट की तरफ ध्यान दो। क्या है? आय। ये आय नहीं है, ये है आय, हमारी इनकम, ठीक है। आय और संपत्ति में असमानता को कम करना। सरकार अपने बजट के द्वारा आय और संपत्ति की असमानता को कम करती है। दुनिया में जितने विकासशील देश हैं उन सबकी जन्मजात समस्या है कि असमानता है। गरीब बहुत गरीब है और अमीर बहुत अमीर है, और सरकार इस असमानता को बजट से घटाता है। कैसे घटाएगा? अमीरों पर लगा देगा प्रगतिशील कर, और उस कर से जो पैसा आएगा गरीबों को सहायता दे देगा। जैसे उज्ज्वला योजना के तहत गरीब लोगों को मिलने वाला गैस सिलेंडर। उज्ज्वला योजना का वर्ष याद रखना बच्चों, 2014 में उज्ज्वला योजना आई थी, ठीक है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लेके आए थे उस योजना को। तो ये इसका एग्जाम्पल है। सरकार अमीरों पे भारी कर लगाती है और कर से जो पैसा आता है वो पैसा गरीबों को आर्थिक सहायता के रूप में दे दिया जाता है, ताकि अमीर की अमीरी थोड़ी कम हो जाए और गरीब का जीवन स्तर थोड़ा बढ़ जाए। ठीक है, चलो आर्थिक स्थिरता। सरकार बजट से आर्थिक स्थिरता पाना चाहती है। आर्थिक स्थिरता किसे कहते हैं? अगर आपके देश में कीमत में कोई उतार चढ़ाव ना हो, कीमत ना घटे ना बढ़े, कीमत स्थिर रहे, तो इसे आर्थिक स्थिरता कहते हैं। कैसे रहेगी कीमत स्थिर? जब देश में समग्र मांग और समग्र पूर्ति बराबर हो, मतलब देश जितना बना रहा है देश उतना ही खरीदे, तो आर्थिक स्थिरता रहेगी। लेकिन क्या ऐसा हमेशा होगा? बिल्कुल नहीं होगा जी। कभी तो देश में क्या हो जाएगा, समग्र मांग ज्यादा हो जाएगी समग्र पूर्ति से। इसको आप क्या कहते हो? इसको आप कहते हो मुद्रास्फीति। महंगाई आनी शुरू हो जाएगी। सरकार इस सिचुएशन में बजट से इसे ठीक करेगी। सरकार क्या कर सकती है? सरकार अपने खर्चे, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, सरकारी व्यय को घटाएगी और सरकार लोगों पे कर का भार बढ़ाएगी। देखो, जब सरकार लोगों पे कर का भार बढ़ाएगी तो लोगों को खरीदने की क्षमता कम होगी। सरकार ने अपना खर्चा भी कम कर दिया, इसका नतीजा ईडी घटना शुरू हो जाएगा। अगर मैं शॉर्ट में बोलूं तो सरकार इस केस में कमा ज्यादा रही है, खर्च कम कर रही है, मतलब लाभ वाला बजट बनाएगी, सरप्लस बजट कहते हैं, आधिक्य बजट बनाएगी। और अगर देश में क्या हुआ, अगर देश में एडी लेस देन एएस हो गया, समग्र मांग कम और समग्र पूर्ति ज्यादा हो गई, तो सरकार इसमें भी डर जाएगी और अपने बजट से इसे सही करेगी। क्या? इसका उल्टा काम, सरकारी खर्चे बढ़ा देगी सरकार और लोगों पे टैक्स घटा देगी, ताकि लोगों की खरीदने की क्षमता बढ़े और सरकार भी ज्यादा खर्च करे। इन शॉर्ट बोलूं तो सरकार खर्चे ज्यादा करेगी, कमाई कम। इट मींस की सरकार घाटे का बजट बना के अर्थव्यवस्था को स्थिर करेगी। तो सरकारी बजट के थ्रू सरकार कई सारे उद्देश्य पूरा करना चाहती है, लेकिन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये तीन उद्देश्य और तीनों में से कोई ना कोई एक एग्जाम में बन सकता है। कर लो इसको भी स्क्रीनशॉट। सारी को सीख रहा है रोशन। चलो जी बच्चों, मजा आ रहा है? बच्चों को मजा आना चाहिए ना, बच्चों को मजा आएगा तो फिर हमें और मजा आएगा। मेरे को मजा आ रहा है तो बच्चों को भी। चलो चलो, बहुत बढ़िया। बस ऐसे ही आपको भी समझ में आता रहे और हमारे प्यारे प्यारे बच्चों को भी समझ में आता रहे। लो बच्चा पार्टी, सरकारी बजट से रिलेटेड एक और क्वेश्चन। बजट में सरकार कर का निर्धारण करती है और कर दो तरीकों का होता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर। तो इन दोनों में डिफरेंस कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। देखो बेटा, अगर किसी व्यक्ति या किसी कंपनी की आय या संपत्ति पर कोई कर लगा है और उस कर को वो टाल नहीं सकता, वो कर उसी को भरना पड़ेगा, तो इस तरीके के कर को आप प्रत्यक्ष कर बोलते हो। और ठीक है, और दूसरी तरफ क्या है? अप्रत्यक्ष कर। ये क्या होता है? अगर कोई व्यक्ति या कोई कंपनी कोई वस्तु या सेवा खरीद रही है और उसके ऊपर कर लगाया गया, वस्तु या सेवा के ऊपर, तो वो है अप्रत्यक्ष कर। उदाहरण देता हूं मैं, तुम्हारे रोशन सर जितना कमाते हैं, ठीक है, उनकी कमाई पे अगर मोदी जी ने कर लगा दिया, आयकर, तो वो प्रत्यक्ष कर है, वो रोशन सर को खुद भरना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा जी, रोशन सर जब ये पैनल खरीदने गए थे तो इस पैनल पे भी टैक्स लगा हुआ है और वो टैक्स भरना किसको था? जो कंपनी इस पैनल को बनाती है। ठीक है, लेकिन उस कंपनी ने क्या किया, इस पैनल के रेट के साथ इसका टैक्स जोड़ के रोशन सर की जेब से निकाल लिया। मान लो 1 लाख रुपए का पैनल था, 20,000 का टैक्स था, तो 1 लाख में ना पड़ के इनको 1,20,000 का पड़ा। इन्होंने खरीदा और इसलिए इनको वो कर भरना पड़ा, बल्कि भरना किसको था? उस कंपनी को। लेकिन उस कंपनी ने उस कर का भार किस पे डाल दिया? रोशन सर पे। क्यों? क्योंकि ये उपभोग करने गए थे, कोई वस्तु खरीदने गए थे। तो यहां पे जो ये कर है, ये आपका अप्रत्यक्ष कर है। सरल भाषा, आय और संपत्ति पर जब कर लगेगा जिसे आपको अपनी आय से ही देना पड़ेगा, वो प्रत्यक्ष कर है। और अगर कोई वस्तु या सेवा आप खरीदोगे और उस पे अगर कोई कर लगेगा तो वो अप्रत्यक्ष कर है। प्रत्यक्ष कर आपको भरना ही होगा, अपनी आय से भरना होगा। अप्रत्यक्ष कर आप किसी और पे डाल सकते हो। सपोज करो मेरे ट्यूशन सेंटर पे एक बच्चा पढ़ने आया, अब मैंने उससे फीस मांगी। फी में मैंने कहा कि भाई तेरी फी है 2,000 रुपीज प्लस जीएसटी। अब गवर्नमेंट ने कहा था जीएसटी भरना प्रशांत को है और प्रशांत ने जीएसटी किस पे डाल दिया? उस बच्चे पे डाल दिया। तो ये अप्रत्यक्ष कर है। आओ दोनों में डिफरेंस देखो क्या है। पहला, प्रत्यक्ष कर व्यक्ति और कंपनी
पर लगाया जाता है, व्यक्ति और कंपनी की आय पर लगाया जाता है, ठीक है। और अप्रत्यक्ष कर वस्तु और सेवा के उपभोग पर लगाया जाता है। जब कोई वस्तु या सेवा खरीदोगे, अप्रत्यक्ष कर वस्तु और सेवा पर लगता है, जब वो आप उसका उपभोग करोगे। उसके बाद आ जाओ भार। प्रत्यक्ष कर के भार को हस्तांतरित नहीं कर सकते, जिस पे लगेगा वही भरेगा। अगर इनकम टैक्स मेरे नाम पे आया तो मुझे अपनी जेब से भरना पड़ेगा, अपनी इनकम से भरना पड़ेगा। और अप्रत्यक्ष कर को हस्तांतरित किया जा सकता है। अगर सरकार मुझे कहेगी कि जीएसटी भरो, तो मैं क्या करूंगा, जिस बच्चे को मैं पढ़ाता हूं, जिससे मैं फी लूंगा, उसकी फी के साथ जीएसटी जोड़ के उसकी जेब से निकाल लूंगा। समझ गए मेरी बात? आगे चलो। प्रकृति, सबको पता होना चाहिए प्रत्यक्ष कर प्रगतिशील होता है। जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे आपके ऊपर कर का भार सरकार बढ़ाती जाएगी। अप्रत्यक्ष कर जो है वो अनुपातिक होता है, मतलब चाहे आप अंबानी हो, चाहे आप रिक्शे वाले हो, सबके पास अप्रत्यक्ष कर एक ही रेट से लगेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाता। जीएसटी जिस रेट से अंबानी को भरना होता है, उसी रेट से किसको भरना होता है, रिक्शे वाले को। जब आप कोई चीज खरीदोगे, है ना, तो सेम रेट से आपको अप्रत्यक्ष कर देना पड़ेगा। लेकिन प्रत्यक्ष में ऐसा नहीं है, आपकी आय के साथ प्रत्यक्ष कर बढ़ता जाएगा। उसके बाद पहुंच, प्रत्यक्ष कर की पहुंच सीमित होती है। देश में हर व्यक्ति प्रत्यक्ष कर भरता होगा ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन अप्रत्यक्ष कर की पहुंच विस्तृत होती है। कोई इससे बचता होगा ऐसा भी नहीं हो सकता, है ना। अप्रत्यक्ष कर हर व्यक्ति पे लगता है, कुछ तो खरीदेगा, कहीं तो खरीदेगा, और जैसे ही तू खरीदेगा तू सरकार को अप्रत्यक्ष कर पे करेगा, ठीक है। तो बताओ रोशन जी, आया समझ में? चलो बढ़ने दे आगे। अगला है काफी लंबी हो गई है, थोड़ा तेजी में। हाँ चलो, बिल्कुल बिल्कुल। अगला है राजस्व प्राप्ति और पूंजीगत प्राप्ति। बहुत ध्यान से समझना, हम आ गए हैं टॉपिक नंबर 16 पे, अभी और 9 टॉपिक बचे हुए हमारे। राजस्व प्राप्ति और पूंजीगत प्राप्ति, इंग्लिश रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट। देखो बच्चों, अगर कोई प्राप्ति ऐसी है, ठीक है, जिस प्राप्ति से सरकार की संपत्ति का घटना या कर्जे का बढ़ना नहीं होता है, तो वो है राजस्व प्राप्ति। और अगर कोई प्राप्ति ऐसी है जिससे या तो सरकार की संपत्ति घट गई या कर्जा बढ़ गया, तो ये है पूंजीगत प्राप्ति। उदाहरण के लिए मान लो सरकार ने कहीं से उधार लिया, तो सरकार के ऊपर क्या बढ़ा, कर्जा बढ़ा, तो पूंजीगत प्राप्ति है। उदाहरण के लिए मान लो सरकार को लोगों ने कर दिया, तो कर जब मिला सरकार को, टैक्स जब मिला, तो ना तो संपत्ति घटी ना कर्जा बढ़ा, तो वो क्या है, राजस्व प्राप्ति है। उदाहरण के लिए मैं बिना हेलमेट के जा रहा था, पुलिस वालों ने पकड़ लिया, चालान कर दिया, तो जो चालान के पैसे मैंने पुलिस वाले को दिए, तो वो पुलिस वाले की, सरकार की कैसी प्राप्ति है, राजस्व प्राप्ति, क्योंकि ना तो सरकार की कोई संपत्ति घटी ना कोई कर्जा बढ़ा। जरा देखो क्या लिखा हुआ है, ना तो देयता उत्पन्न करता है, ना कर्जा बढ़ाता है, और ना संपत्ति को घटाता है। और पूंजीगत प्राप्ति क्या है, या तो आपकी संपत्ति को घटाएगा या कर्जे को बढ़ाएगा। ये नियमित प्राप्ति है, ये सरकार को बार बार मिलती है, और ये अनियमित प्राप्ति है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप देख लो। आगे चलते हैं। हाँ रोशन जी, कितना बचा है? आओ, राजस्व प्राप्ति के बाद ये प्राप्ति, राजस्व प्राप्ति और पूंजीगत प्राप्ति तो हमने कर लिया है ना। अब है राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय। बच्चे बिल्कुल सिंपल सी भाषा है, राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय। सरकार अगर कोई खर्चा कर रही है और उस खर्चे से संपत्ति का बढ़ना और कर्जे का घटना नहीं हुआ, तो वो राजस्व व्यय है। और सरकार ने अगर कोई खर्चा किया, उससे सरकार की या तो संपत्ति बढ़ी या कर्जा घटा, वो पूंजीगत व्यय है। जैसे मान लो सरकार ने एक स्कूल बना दिया, तो स्कूल बना दिया तो सरकार का खर्चा हुआ और एक संपत्ति बढ़ गई, तो पूंजीगत व्यय है। अच्छा, जैसे सरकारी स्कूल में सरकार मिड डे मील देने पे पैसा खर्च कर रही है, तो पैसा तो खर्च हो रहा है, लेकिन कोई संपत्ति का बढ़ना या कर्जे का घटना नहीं हो रहा, तो वो क्या है, आपका राजस्व व्यय है, ठीक है। चलो जी, अगली बात देखो, जैसे कि उसमें था कि ये प्रकृति कैसी होती है, तो ये दैनिक खर्चे होते हैं, दिन प्रतिदिन के खर्चे होते हैं, और ये दैनिक नहीं होते, कभी कभी होने वाले खर्चे होते हैं। उदाहरण, सरकारी कर्मचारियों का वेतन, पेंशन, ब्याज का भुगतान, ये सब आपका राजस्व व्यय है। और इस तरफ अगर संपत्ति खरीदती है, पुराना कर्जा चुकाती है, तो ये सब आपका पूंजीगत व्यय है। क्या कहते हो? ठीक है, यहां तक चलने दे आगे। चलो, अगला है आपके पास राजकोषीय घाटे के प्रमुख प्रभाव। पहले तो आप ये समझो कि राजकोषीय घाटा क्या होता है। अभी मैंने आपको पीछे भी कहा था कि राजकोषीय घाटा क्या होता है। देखो बेटा, अगर सरकार का कुल व्यय, टोटल एक्सपेंडिचर, जिसमें दो चीजें हैं, राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय, सरकार का कुल व्यय बड़ा हो जाए, किससे बड़ा हो जाए, सरकार की कुल प्राप्ति से,
टोटल रिसिप्ट से, जिसमें दो टाइप के रिसिप्ट हैं, रेवेन्यू रिसिप्ट राजस्व प्राप्ति और कैपिटल रिसिप्ट पूंजीगत प्राप्ति। बस एक चीज को छोड़कर, पूंजीगत प्राप्ति में सिर्फ एक चीज छोड़ देना, उधार, उधार को छोड़कर। तो ये जो घाटा हुआ, इसी घाटे को हम राजकोषीय घाटा, इट मींस की फिस्कल डेफिसिट बोलते हैं। और एक और चीज, फिस्कल डेफिसिट का दूसरा नाम बोरिंग, उधार होता है। तो अब मैं ये बताना चाहता हूं कि अगर किसी देश को फिस्कल डेफिसिट हो गया तो इससे उस देश के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसका इंप्लीकेशन क्या होगा, ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बेटा। मुद्रास्फीति को ये बढ़ावा देता है। अगर सरकार को फिस्कल डेफिसिट हो गया तो सरकार आरबीआई से उधार लेगी, और सरकार ने अगर आरबीआई से उधार लिया तो आरबीआई नया पैसा छाप के उधार दे देगा, और अगर देश में नया पैसा आया तो लोगों की खरीदने की क्षमता बढ़ेगी, और खरीदने की क्षमता बढ़ेगी तो देश में महंगाई बढ़नी शुरू हो जाएगी, पहला प्रभाव। दूसरा, देश ऋण जाल में फंस जाएगा। बेटा एक बार अगर आपको फिस्कल डेफिसिट हो गया, राजकोषीय घाटा, तो उस घाटे को भरने के लिए आप लोगे उधार। अगर आपने लिया उधार तो उधार देने जाते हैं तो साथ में देना पड़ता है ब्याज। ब्याज अगर आप भरोगे तो ब्याज है आपका एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, राजस्व व्यय। और अगर आपका राजस्व व्यय बढ़ा तो आपको होगा राजस्व घाटा। राजस्व घाटा मतलब राजस्व व्यय बड़ा हो जाएगा राजस्व प्राप्ति से। जब आपको राजस्व घाटा होगा तो उसको भरने के लिए फिर से लेना होगा उधार। एक उधार ने नए उधार को पैदा कर दिया, आप फंस गए उधार के जाल में। और इसलिए मैंने बोला कि राजकोषीय घाटा देश को कहां ले जाता है, उधार के जाल में ले जाता है। अगले पॉइंट पे चलो, ये देश के भावी विकास और प्रगति को कम कर देता है। अरे यार, जब देश उधार लेगा तो हर बार की जीडीपी का बड़ा हिस्सा आपको ब्याज के रूप में चुकाना पड़ेगा, और जब कमाई का बड़ा हिस्सा ब्याज दे दोगे तो बचेगा थोड़ा, का खाओगे, का बचाओगे और कैसे तरक्की पाओगे। ठीक है, तो आप ये देख लेना। चले रोशन जी, है वक्त है, समझ में आ गया, सब मजा आ रहा है। चलने दें। अगला देखो, राजकोषीय घाटे के प्रमुख प्रभाव हमने पढ़ लिया बच्चा पार्टी। हमने पढ़ा था किसका, हमने पढ़ा था राजकोषीय का। ये क्या है, राजस्व घाटे का प्रमुख प्रभाव। बहुत सिंपल है, अगर राजस्व घाटे का प्रभाव आपको पढ़ना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, लेकिन उससे कम है, ऊपर वाले से थोड़ा सा कम इंपॉर्टेंट है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट था। अगर इस क्वेश्चन को आपको पढ़ना है तो मैं आपको बता देता हूं क्या है। पहले तो ये समझ लो क्या है राजस्व घाटा। अभी बताया था, अगर सरकार का राजस्व व्यय राजस्व प्राप्ति से ज्यादा हो जाए, राजस्व व्यय मतलब दिन प्रतिदिन के खर्चे दिन प्रतिदिन की कमाई से ज्यादा हो गई, तो क्या होगा, तो ये होगा कि सरकार डेली के खर्चे करने में फेल हो जाएगी। तो क्या होगा, तो ये होगा कि सरकार अपबचत में मतलब सरकार अपबचत में चली जाएगी, मतलब खर्चा ज्यादा कमाई कम, पुराना बचाया हुआ पैसा खर्च होगा। तो क्या होगा, उसको भरने के लिए सरकार को पूंजीगत प्राप्ति लेनी पड़ेगी। पूंजीगत प्राप्ति, कैपिटल रिसिप्ट, जिससे या तो सरकार को संपत्ति बेचनी होगी या कहीं से कर्जा उठाना होगा। और अगर सरकार को पूंजीगत प्राप्ति लेनी पड़ी और गलती से सरकार ने कर्जा आरबीआई से ले लिया, तो आरबीआई से लिया हुआ पैसा देश में क्या करता है, प्राइस को, महंगाई को बढ़ा देता है, तो देश में महंगाई बढ़ जाएगी। और सुनो, सरकार राजस्व घाटा होते ही हम ये बोल रहे हैं कि सुधर जा, या तो अपने खर्चे कम कर या अपनी डेली की कमाई को बढ़ा ले। देख लीजिए आप, ठीक है सबको। एक बार राजस्व घाटा हुआ तो आप इस स्थिति में हैं कि आप डेली के खर्चे नहीं कर पा रहे, आप बचत में चले गए, आपको उसको भरने के लिए पूंजीगत प्राप्ति लेनी पड़ेगी। पूंजीगत प्राप्ति आरबीआई से लिया तो महंगाई की संभावना है, इसलिए सरकार जी सुधरो, अपने खर्चों को घटाओ और कमाई को बढ़ाओ, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर घटाइए और रेवेन्यू रिसिप्ट बढ़ाइए। चलिए जी, ये उत्तर देख लीजिएगा आप। अगले क्वेश्चन पे आइए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये भी। हमने पढ़ा था कि केंद्रीय बैंक, वाणिज्यिक बैंक साख सृजन करता है और केंद्रीय बैंक साख सृजन को नियंत्रित करता है। तो कैसे करता है नियंत्रित, ये कुछ मात्रात्मक और कुछ गुणात्मक उपकरण है जिसकी मदद से केंद्रीय बैंक साख सृजन को नियंत्रित करता है। मात्रात्मक उपकरण का मतलब कि अगर केंद्रीय बैंक ने इन बिंदुओं को बदला तो पूरे देश में क्रेडिट सप्लाई पे, लोन सप्लाई पे असर पड़ेगा। और गुणात्मक मतलब अगर इन बिंदुओं को बदला गया तो कुछ चुनिंदा क्षेत्रों पर, कुछ सेलेक्टिव एरिया पर बस असर पड़ेगा। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। अब जरा एक एक करके सबका मतलब पहले समझो। देखो बेटा, बैंक दर वो दर जिस पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को उधार देता है लंबे समय अवधि के लिए। बैंक दर के बाद रेपो दर वो दर जिस पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को उधार देता है छोटे समय अवधि के लिए। विपरीत रेपो दर वो दर जिस पर वाणिज्यिक बैंक अपना पैसा जमा करता है आरबीआई के पास। कभी वैसे वाणिज्यिक बैंक पे एक्स्ट्रा पैसा होता नहीं है,
है, लेकिन अगर कभी है तो जिस ब्याज दर पे वो आरबीआई के पास जमा करेगा उस ब्याज दर को विपरीत रेपो दर कहते हैं। नगद आरक्षित अनुपात CRR, आरबीआई के कहने पे वाणिज्यिक बैंक अपनी प्रारंभिक जमा का कुछ प्रतिशत नगद के रूप में आरक्षण बना के आरबीआई के पास ही रखाता है, तो उसको CRR बोलते हैं। फिर वैधानिक तरलता अनुपात LRR, ये क्या है? आरबीआई के कहने पे वाणिज्यिक बैंक तरल परिसंपत्ति, इसमें गोल्ड और कैश आता है, इस फॉर्म में आरक्षण बना के अपने पास रख लेता है, आरबीआई के पास नहीं रखता, अपने पास रख लेता है, तो उस अनुपात को क्या कहते हैं? LRR। इन दोनों में फर्क क्या है? दोनों आरबीआई के कहने पे बन रहे, लेकिन ये किस में बनेगा? कैश की फॉर्म में, ये किस में बनेगा? तरल परिसंपत्ति की फॉर्म में। ये कहां रख के आना है? आरबीआई के पास। ये कहां रखना है? अपने पास। ठीक है। खुले बाजार की परिक्रिया या क्रिया, देखो जी, आरबीआई एजेंट है सरकार का, और कभी भी सरकार को अगर अपनी प्रतिभूति मतलब कि शेयर डिवेंचर बॉन्ड्स को बेचना है या खरीदना है तो सरकार खुद नहीं जाएगी, अपने एजेंट को भेजेगी कि जा मेरी प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय करके आ। और जब आरबीआई सरकार के लिए काम करेगा तो इसे खुले बाजार की परिक्रिया कहते हैं। उसके बाद इधर सीमांत आवश्यकता क्या होती है? सीमांत आवश्यकता, बैंक जनता को जितना उधार देगी और बदले में जो गिरवी रखवाएगी, उस गिरवी रखी हुई वस्तु का बाजार मूल्य और वो जो उधार लिया वो उधार का अमाउंट, दोनों के अंतर को हम सीमांत आवश्यकता कहते हैं। एग्जाम्पल, आप 10 लाख रुपए का सोना गिरवी रख रहे हो और आपको बदले में बैंक 8 लाख का लोन दे रहा है, तो दोनों का अंतर कितना है? 2 लाख। इसी को आप क्या बोलते हो? मार्जिन रिक्वायरमेंट, सीमांत आवश्यकता। अगला, साख की राशनिंग, सरकार हर चीज के लिए कोटा निर्धारित रखती है कि किस काम के लिए कितना उधार मिलेगा, ये आरबीआई पहले से निर्धारित रखती है, जिसको साख राशनिंग कहा जाता है। अगला है नैतिक प्रभाव, आरबीआई कहता है मैं सर्वोच्च संस्था हूं और जो मैं बोलूंगा वो सारे वाणिज्यिक बैंकों को करना है, और इसी बात को हम कहते हैं नैतिक प्रभाव। तो ये वो सारे बिंदु हैं जिसकी मदद से आरबीआई साख सृजन को नियंत्रित करती है। एक समझिएगा, अगर साख सृजन को देश में क्या करना है, अगर आपको साख सृजन को देश में बढ़ाना है तो इन सारी चीजों का क्या होगा? अगर क्रेडिट क्रिएशन को बढ़ाना है तो इन सब चीजों से क्रेडिट क्रिएशन कैसे बढ़ेगा? जरा देखो, बैंक दर को घटाना है, रेपो दर को घटाना है, विपरीत रेपो दर को भी घटाना है, नगद आरक्षित अनुपात को भी घटाना है, वैधानिक आरक्षित अनुपात को भी घटाना है, और खुले बाजार की क्रिया में प्रतिभूतियों को क्या करना है? प्रतिभूतियों को बाय करना है, बाय मतलब खरीदना है सरकार को, ठीक है। और सीमांत आवश्यकता को भी क्या करना है? घटाना है। राशनिंग के अमाउंट को बढ़ाना है, ठीक है। और नैतिक प्रभाव को लिबरल मतलब उदार नीति बना देनी है। अगर आप ऐसा कर दोगे तो देश में साख सृजन बढ़ना शुरू हो जाएगा। समझो, देखो, बैंक दर घटा मतलब क्या? मतलब कमर्शियल बैंकों को सस्ता उधार मिलेगा। जब सस्ता उधार मिलेगा तो वो जनता को भी सस्ता उधार देगा। लोग सस्ता उधार देखकर क्या करेंगे? ज्यादा उधार लेने पहुंच जाएंगे। सेम बात रेपो दर पे भी, सेम विपरीत रेपो दर। विपरीत रेपो दर अगर कम है, सोचो, विपरीत रेपो दर कम है तो कमर्शियल बैंक अपना पैसा आरबीआई के पास जमा नहीं करेगा, क्योंकि कमर्शियल बैंक को लाभ चाहिए, और फिर वो क्या करेगा? अपना सारा पैसा किस में लगा देगा? साख सृजन में, लोगों को उधार देने में, देश में क्रेडिट क्रिएशन बढ़ेगा। अगर ये अनुपात दोनों कम है, ये दोनों अनुपात कम है तो क्या होगा? सोचो, अगर ये दोनों अनुपात कम है तो क्या मतलब है इसका? कि बैंकों को रिजर्व कम बनाना पड़ेगा। कम रिजर्व मतलब क्रेडिट क्रिएशन की पावर बढ़ेगी। इधर आ जाओ, खुले बाजार की प्रक्रिया में अगर आरबीआई अपनी प्रतिभूतियों को, सरकार की प्रतिभूतियों को क्रय कर रहा है, खरीद रहा है, तो आरबीआई के पास प्रतिभूति और आरबीआई के पास से पैसा वाणिज्यिक बैंकों के पास, और वाणिज्यिक बैंकों के पास पैसा, तो वो आराम से नहीं बैठेगा, वो लोन देगा, वो क्रेडिट क्रिएशन बढ़ाएगा। सीमांत आवश्यकता अगर कम है तो लोग प्रोत्साहित होंगे कि वाह, बहुत कम मार्जिन रखा है बैंक ने, चलो हम भी उधार लाएं। और साख की राशनिंग ज्यादा है तो हर काम के लिए सरकार ज्यादा उधार देगी। नैतिक प्रभाव, अगर सरकार की नीतियां लिबरल है, आसान है, आसानी से लोगों को लोन दिया जा रहा है, बैंक अकाउंट खुलवाने में कोई दिक्कत नहीं है, लोन आराम से पास हो जाता है, तो इसी को हम कहते हैं नैतिक प्रभाव में सरकार क्या हो गई है? लिबरल, उदार नीति सरकार लेके आई है। और इस केस में भी क्या होगा? देश में साख की पूर्ति बढ़ेगी। ठीक है, सबको ठीक है ये सारे पॉइंट्स? चलो आगे बढ़ते हैं। टॉपिक है मौद्रिक जीडीपी और वास्तविक जीडीपी। ठीक है, सबसे पहले आप समझो बच्चे, जीडीपी क्या है? जीडीपी, जिसे आप सकल घरेलू उत्पाद बोलते हो, कुल मूल्य है, टोटल वैल्यू है। किसका टोटल वैल्यू है? अंतिम वस्तु और सेवाओं का, फाइनल गुड्स एंड सर्विस का।
कौन से गुड्स एंड सर्विस का? फाइनल गुड्स एंड सर्विस का। देश में जो फाइनल गुड्स एंड सर्विस है उसका टोटल वैल्यू जीडीपी है, ठीक है, जो कहां बना है? एक देश की घरेलू सीमा में बनाया गया। किसने बना, कब बनाया गया? एक लेखा वर्ष में। इस बात को समझो, जीडीपी कुल मूल्य है, टोटल वैल्यू है किसका? फाइनल गुड्स एंड सर्विस का, जो एक देश की डोमेस्टिक टेरिटरी मतलब घरेलू सीमा में, और कब? एक लेखा वर्ष में बनाया गया। तो इस बात को आप जीडीपी का नाम देते हो। अब आप ध्यान से समझो, जीडीपी निकालने के लिए आपको क्या करना होगा? कुल मूल्य निकालना होगा, टोटल वैल्यू निकालनी होगी। तो टोटल वैल्यू कैसे निकालते हैं? सपोज करो मेरे पास 10 फोन है और एक फोन 5 रुपए का है, तो उसकी टोटल वैल्यू कितनी होगी? 10 × 5 50। तो टोटल वैल्यू कैसे निकालते हैं? जैसे ही आप वस्तु और सेवा को मल्टीप्लाई करोगे प्राइस से तो आपको टोटल वैल्यू मिलेगा। गुड्स और सर्विस मल्टीप्लाई बाय प्राइस तो टोटल वैल्यू मिलेगा। अब आप ये समझो कि ये वास्तविक जीडीपी क्या है और दूसरा कहां है आपका मौद्रिक जीडीपी क्या है, अभी आगे आएगा। ये रहा आपका जीडीपी, मॉनेटरी जीडीपी और रियल जीडीपी। रियल को वास्तविक बोलते हैं और इसको मौद्रिक बोलते हैं। तो आप बात को ध्यान से समझना, जिस वर्ष की ये वस्तु और सेवाएं, मान लो 2024 की वस्तु और सेवाएं, और 2024 की कीमत से मल्टीप्लाई करके आपने कुल मूल्य निकाला है, टोटल वैल्यू निकाला है, तो अब जो जीडीपी आएगी उस जीडीपी को आप नाम दोगे मॉनेटरी, मतलब मॉनेटरी नहीं बोलते, नॉमिनल बोलते हैं या फिर मौद्रिक बोलते हैं हिंदी में, नाम मात्र या फिर जो है मौद्रिक जीडीपी। और दूसरी तरफ अगर वस्तु और सेवा आपने इस साल के लिए ली और कीमत जो लिया वो इस साल का नहीं लिया, कीमत आपने किसी आधार वर्ष का लिया, किसी पिछले वर्ष का, जो सरकार निर्धारित करती है। अभी आधार वर्ष क्या चल रहा है आपके देश में? 2011-12। तो सरकार द्वारा बताए गए आधार वर्ष को अगर आप ले लेते हो और उस कीमत से मल्टीप्लाई करते हो तो अब जो जीडीपी आएगा उसको हम क्या बोलेंगे? वास्तविक जीडीपी। बात को समझो क्या कह रहा हूं मैं। क्या है जीडीपी? कुल मूल्य है। किसका कुल मूल्य है? अंतिम वस्तु और सेवा का, जो कहां बना? एक देश की घरेलू सीमा में। कब बना? एक लेखा वर्ष में। कुल मूल्य कैसे निकालते हैं? कुल मूल्य को निकालने के लिए मल्टीप्लाई बाय प्राइस करना है, कीमत से मल्टीप्लाई करना है। जिस साल का वस्तु और सेवा उसी साल की कीमत से गुना कर दिया तो जो जीडीपी आएगा वो क्या है? मौद्रिक जीडीपी, ठीक है। जिस साल की वस्तु और सेवा उस साल की कीमत से गुना नहीं किया, गुना किससे किया आपने? आधार वर्ष की कीमत से, जो कौन बताती है? सरकार बताती है। अभी क्या है आधार वर्ष? 2011-12, उसके प्राइस से आपने मल्टीप्लाई किया तो अब जो जीडीपी आएगा उस जीडीपी को क्या बोलोगे आप? रियल जीडीपी। क्वेश्चन ये है कि दोनों में से बेहतरीन कौन है? कौन सा तरीका सही है जीडीपी को निकालने का? एक देश को किस तरीके से जीडीपी निकालना चाहिए? तो देखो, जो बढ़िया तरीका है वो है रियल जीडीपी। क्यों है रियल जीडीपी बढ़िया? जरा पढ़ना। वास्तविक जीडीपी वस्तु और सेवाओं के बढ़े हुए उत्पादन के प्रभाव को निश्चित करने में सहायता करता है, क्योंकि यह केवल भौतिक उत्पादन में परिवर्तन से ही प्रभावित होता है। और दूसरी तरफ भौतिक उत्पादन में बढ़ोतरी आए बिना भी मौद्रिक जीडीपी बढ़ जाती है। एक संख्यात्मक उदाहरण देता हूं, देखना। सपोज करो मात्रा है 10,000 और कीमत है, वास्तविक कीमत है, मतलब आधार वर्ष की कीमत है 10 रुपए। तो जीडीपी क्या आ गई देश की? वास्तविक जीडीपी, रियल जीडीपी क्या आ गई? 1 लाख। सही कह रहा हूं मैं? अब मान लो अगर मैं आपको कहता हूं कि भारत की वास्तविक जीडीपी 1,20,000 हो गई, तो आपको पक्का पता है कि कीमत तो उतनी ही रही होगी, क्योंकि कीमत कौन सी है? आधार वर्ष की कीमत, तो वो तो उतनी की उतनी रही होगी। तो पक्की बात है देश में क्या बढ़ा होगा? वस्तु और सेवाओं का उत्पादन। समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा हूं? अगर वास्तविक तरीके से आपने जीडीपी निकाला तो कीमत स्थिर है और हमें पता है कि क्या बढ़ा है? वस्तु और सेवा। लेकिन अगर मौद्रिक तरीके से आपने जीडीपी निकाला तो फिर तो समस्या है, क्योंकि वस्तु और सेवा भी इसी वर्ष की है और कीमत भी इसी वर्ष की है, और अब दोनों में से कोई भी बदल सकता है। तो जीडीपी बढ़ जाएगा, और बढ़ा क्यों? कीमत की वजह से। तो इसलिए हम इसको अच्छा मेथड नहीं मानते, क्योंकि इसमें कीमत भी बदलती है और वास्तविक में कीमत स्थिर रहती है। उसके अलावा 2 पॉइंट और है हमारे पास। अगर आपको अपने जीडीपी को, इस साल के जीडीपी को किसी पिछले साल के जीडीपी से तुलना करनी है, तो वास्तविक में तुलना करना आसान है क्योंकि कीमत स्थिर है। और अगर आपको अपनी देश की जीडीपी को किसी और देश की जीडीपी से तुलना करनी है तो फिर दूसरे देश से भी तुलना करने में वास्तविक वाला हेल्पफुल होगा। क्यों? क्योंकि दूसरे देश की कीमत कुछ और है, वहां पे कोई और करेंसी है, आपकी कोई और करेंसी है, तो आपको कंपेयर करने में दिक्कत होगी अगर आपने नॉमिनल से निकाला। और उस वाले तरीके में क्या है? वास्तविक वाले में क्या है? कीमत तो स्थिर है, कीमत का तो कोई प्रभाव ही नहीं है, तो आपको बस वस्तु की तुलना करनी है, तो वास्तविक में आराम से आप तुलना कर सकते हो।
तो 3 कारणों से हम कह रहे हैं कि वास्तविक जीडीपी बढ़िया है, किससे? मौद्रिक जीडीपी से, क्योंकि वास्तविक बढ़ेगा तो देश में वस्तु और सेवाओं का उत्पादन बढ़ेगा। वास्तविक से समय के आधार पर तुलना करना आसान है, और वास्तविक से और क्या आसान है? अंतरराष्ट्रीय तुलना करना आसान है। चलो जी, अगले टॉपिक पे चलते हैं। स्क्रीनशॉट कर लिया होगा 21वें टॉपिक को आपने। 22वें टॉपिक पे आ जाओ जी। अच्छा, आपका एक टॉपिक है जीडीपी एंड वेलफेयर। तो देखो बच्चों, आपको ये पता होना चाहिए कि एक देश की जीडीपी जब बढ़ती है, अगर एक देश की जीडीपी बढ़ती है, जीडीपी कौन से वाली? वास्तविक वाली, रियल वाली, जो भी मैं बता रहा था, जो आधार वर्ष की कीमत पे निकाला जाता है, तो इसका मतलब है उस देश में वस्तु और सेवाओं का उत्पादन बढ़ा है। और अगर वस्तु और सेवाओं का उत्पादन बढ़ा तो लोगों का वेलफेयर, लोगों का कल्याण बढ़ेगा। और अगर जीडीपी घटती है तो मतलब वस्तु और सेवाएं कम बनी है तो लोगों का कल्याण घटेगा। लेकिन बेटा, जीडीपी और कल्याण दोनों एक दूसरे से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित है, लेकिन इसकी कुछ कमियां भी है, इसकी कुछ लिमिटेशन भी है। आप यहां पे ध्यान दो, यहां पे ध्यान दो। क्या है? जीडीपी का वितरण कैसे इसके आर्थिक कल्याण के सूचक के रूप में एक सीमा है। ये एक पॉइंट है, एक क्वेश्चन हमने आपके लिए उठाया है। ऐसे उसमें कई सारी सीमाएं हैं, जैसे जीडीपी का वितरण, जैसे आपका मौद्रिक जीडीपी, अगर आप मौद्रिक तरीके से जीडीपी निकालते हैं। जैसे 2 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक है एक्सटर्नलिटीज, बाह्यता, ये आप एक बारी खुद लिख लो कहीं पे, आपको जीडीपी और कल्याण में एक सीमा है बाह्यता उसे, और एक है जीडीपी तथा कल्याण में गैर मौद्रिक लेन देन। ये 2 सीमाओं को जरूर पढ़ना है, ठीक है, जरूर पढ़ना है, मेरी तरफ से एडवाइस है ये आपको। बाह्यता वाला पॉइंट आपको एग्जाम में दिखेगा, जो जीडीपी तथा कल्याण की एक बहुत बड़ी सीमा है। तो उसी तरीके से एक सीमा मैं आपको समझा भी रहा हूं कि जीडीपी तथा कल्याण में जो जीडीपी का वितरण है वो किस प्रकार से एक सीमा बनता है। जरा बात को समझो। देखो, मान लो एक देश ने अपनी जीडीपी बढ़ा ली, लेकिन उस जीडीपी का बड़ा हिस्सा उस देश के अमीर लोगों के पास चला गया, गरीबों के पास छोटा हिस्सा गया। तो अब बताओ, जीडीपी के बढ़ने के बाद भी क्या पूरे देश का कल्याण होगा? कल्याण सिर्फ किसका हुआ? अमीरों का, गरीबों का कल्याण नहीं हो पाया। देखो क्या लिखा है उत्तर में, जीडीपी एक देश में उत्पादित कुल वस्तु और सेवाओं को दिखाता है। जी हम जानते हैं, परंतु यह उत्पादन की संरचना को नहीं दर्शाता। यदि जीडीपी में वृद्धि का मुख्य कारण युद्ध उपकरण है, ये बेटा एक और पॉइंट है आपका, जीडीपी की संरचना, तो ये उसका आंसर है। जीडीपी का वितरण वाला मैंने आपको समझा दिया। देखो कई सारे पॉइंट है, उसमें टोटल आपके 6 पॉइंट है। एक है जीडीपी का वितरण, दूसरा है आपका मौद्रिक जीडीपी, तीसरा है बाह्यता, चौथा है गैर मौद्रिक लेन देन, एक है जनसंख्या की वृद्धि दर, और एक है जीडीपी की संरचना। तो ये मैंने आपको बताया कि अगर देश की जीडीपी बढ़ी और बढ़ने के बाद उसका बंटवारा असमान हुआ, रिच लोगों के पास जीडीपी ज्यादा चला गया, पुअर लोगों के पास नहीं गया, तो जीडीपी के बढ़ने पर भी कल्याण नहीं होगा। वैसे एक पॉइंट का यहाँ पे आंसर लिखा हुआ भी है, वो आंसर ये लिखा है कि अगर जीडीपी की संरचना अच्छी नहीं है तो क्या होगा। मान लो एक देश ने जीडीपी बढ़ा लिया और उस जीडीपी में ज्यादा युद्ध संबंधित चीजें बन गई, तो जीडीपी के बढ़ने पर भी कल्याण नहीं होगा, जिसका आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है कि जीडीपी में वृद्धि का मुख्य कारण युद्ध उपकरण है और हथियार है, और पूंजीगत और उत्पादन में वृद्धि। उपकरण हथियार है, मशीन और पूंजीगत उपकरण के बजाय, मतलब मशीन आपने नहीं बनाई, कोई पूंजीगत वस्तु नहीं बनाई, कल्याण से संबंधित वस्तु नहीं बनाई, युद्ध संबंधित चीजें आपने बना दी है ना, तब ऐसी वृद्धि आर्थिक कल्याण को नहीं दर्शाती है यार। आप बताओ, पाकिस्तान को देखो, उसकी जीडीपी बढ़ रही है, हमने फोन करके पूछा पाकिस्तान क्या क्या बनाया जीडीपी में, कह रहे हैं हमने बॉम्ब बनाए, हमने रॉकेट बनाए, अब बताओ हमारा कल्याण होगा। अबे भैया, तुझे रोटी बनानी चाहिए थी, तुझे दवाई बनानी चाहिए थी, तुझे मशीनें बनानी चाहिए थी, तुझे लैपटॉप बनाना चाहिए था, सिर्फ जीडीपी बढ़ा ली तूने थोड़ी सी मान ले, और उसमें युद्ध संबंधित चीजें हैं, तो जीडीपी के बढ़ने पर भी कल्याण नहीं होगा। तो बेटा ये पॉइंट जरूर करना। और 2 पॉइंट मैं स्पेशल बोल रहा हूं, देखो जीडीपी के बढ़ने से कल्याण बढ़ता है, लेकिन उसकी कुछ सीमाएं हैं और वो सीमाएं जरूर करनी है, और उसमें से 2 स्पेशल बार बार बोल रहा हूं, बाह्यता और गैर मौद्रिक लेन देन, ये 2 पॉइंट जरूर पढ़ लेना। चलो और आगे चलते हैं। एक बेटा आपका ऐसा क्वेश्चन भी आता है कि राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, ठीक है, तो ऐसा भी एक क्वेश्चन आता है, आप इसकी भी प्रैक्टिस जरूर कर लेना। राष्ट्रीय ऋण पर ब्याज, ये ऋण है राष्ट्रीय ऋण पर ब्याज। देखो बेटा, अगर देश ने उधार लिया उपभोग के लिए, और उस उपभोग के लिए लिए गए उधार पे अगर ब्याज देंगे तो उसे राष्ट्रीय आय में नहीं लिया जाता। लेकिन अगर देश ने उधार लिया निवेश के लिए और उस निवेश पे
उस निवेश के लिए जो उधार लिया उस पे अगर हम ब्याज का भुगतान करेंगे तो उसे राष्ट्रीय आय में लिया जाता है। ठीक है, तो कभी भी राष्ट्रीय ऋण पर उधार, राष्ट्रीय उधार पर या राष्ट्रीय ऋण पर ब्याज बोल देगा तो आपको मना करना है। और क्या कह के मना करना है कि अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो उधार क्यों लिया गया होगा, उपभोग के लिए, और उपभोग के लिए लिए गए उधार के ब्याज को राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं करते। विदेशों से प्राप्त तोहफा, इसको भी राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं करेंगे क्योंकि हस्तांतरित आय है। वृद्धा पेंशन, इसको भी राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं करेंगे क्योंकि ये भी हस्तांतरित आय है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे रिटायरमेंट पेंशन बोल देता, कोई वर्कर है जो पहले सरकारी नौकरी में था, अब वो रिटायर हो गया, अब उसको वहां से पेंशन मिल रहा है, तो इसको आपको राष्ट्रीय आय में लेना है, इस पेंशन को राष्ट्रीय आय में लेना है, लेकिन वृद्धा पेंशन नहीं लेना। पुरानी वस्तुओं की बिक्री से प्राप्त मुद्रा नहीं लेनी क्योंकि पुरानी वस्तु जब नई थी तो उस साल के जीडीपी में लिया जा चुका है। निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने में सरकार द्वारा किया गया खर्च, अरे भाई सरकार का खर्चा तो हुआ ना, तो राष्ट्रीय आय में लेना है। जरा समझो, सरकार फ्री में शिक्षा दे रही है, खाना दे रही है, इस पे पैसे खर्च हो रहे हैं, लेना है। लेकिन सरकार ने किसी बच्चे को स्कॉलरशिप दे दिया तो वो हस्तांतरित आय है, उसे राष्ट्रीय आय में नहीं लेना। ठीक है, भारतीय निवासी को विदेशी कंपनी के शेयर की बिक्री से पूंजीगत लाभ, बेटा किसी भी पूंजीगत लाभ को राष्ट्रीय आय में नहीं लेते। व्यक्तियों की जमाव पर बैंक द्वारा किया गया ब्याज, देखो हम लोगों ने बैंक में पैसा जमा किया तो मतलब बैंक को उधार दिया। अब मैंने क्या बोला कि उधार पे जब ब्याज मिलेगा तो आपको देखना है कि उधार किस काम के लिए लिया था। अब जो हमारा पैसा बैंक में है, बैंक उसका क्या करता है, बैंक उससे साक्ष्य सृजन करता है, आगे कमाता है। हमारे पैसे का बैंक उपभोग में उपयोग नहीं करता है। तो बैंक ने अगर जो हमें कोई ब्याज दिया तो उसे राष्ट्रीय आय में लिया जाएगा। मैं उदाहरण देता हूं, मैंने बैंक से ब्याज लिया अपने लिए गाड़ी खरीदने के लिए, उधार लिया, बैंक से मैंने उधार लिया अपने लिए गाड़ी खरीदने के लिए, तो उस गाड़ी के लिए जो उधार लिया उस पर जो मैंने ब्याज दूंगा मैं, उसे राष्ट्रीय आय में नहीं लेंगे। लेकिन देखो, मैंने बैंक से उधार लिया गाड़ी खरीदने के लिए, लेकिन गाड़ी को मैं एज अ ओला ड्राइवर उसे चलाऊंगा, तो अब इस उधार पे जो मैं ब्याज भुगतान करूंगा उसे राष्ट्रीय आय में लिया जाएगा। एक किसान द्वारा ट्रैक्टर खरीदने पे खर्चा राष्ट्रीय आय में लिया जाएगा, अंतिम निवेश व्यय है, मतलब उत्पादक द्वारा किया गया निवेश व्यय है। एक वर्ष के दौरान स्टॉक में परिवर्तन, बेटा याद रखना, चेंज इन स्टॉक, स्टॉक में परिवर्तन राष्ट्रीय आय में लिया जाता है। क्यों लिया जाता है? क्योंकि ये क्या है, पूंजी निर्माण का भाग है, ये निवेश का भाग है। तो ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है। चलिए और आगे चलते हैं, ऐसे और भी क्वेश्चन है आपकी बुक में, आप प्रैक्टिस कर लेना इसकी। दोहरी गणना की समस्या से कैसे बचा जाए, तो मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बता दिया था कि आप क्या करो, आप अंतिम उत्पादन विधि, मतलब अंतिम उपभोक्ता के पास कितने का गया, हमारे उस एग्जांपल में 1000 रुपए का गया था, तो या तो ये ले लो या आप ये देखो कि हर जगह मूल्य वृद्धि कितनी हुई है। शुरुआत में एग्जाम्पल मैंने कहा था किसान ने 500 की मूल्य वृद्धि की, जो आपका चक्की वाला है उसने 200 की मूल्य वृद्धि की, और जो आपका बेकरी वाला था उसने 300 की मूल्य वृद्धि की, तो टोटल 1000 रुपए की मूल्य वृद्धि हुई थी। ठीक है, तो ये आपका हो चुका है। उसके बाद आखिरी क्वेश्चन आपका कि व्यय विधि से राष्ट्रीय आय निकालने के टाइम क्या क्या सावधानी रखते हैं। बेटा व्यय विधि से मैं समझा देता हूं, लेकिन मैं आपको एडवाइस करूंगा कि 3 मेथड है, उत्पादन विधि, आय विधि, व्यय विधि, तीनों की सावधानियां पढ़ लेना। व्यय विधि में देखो क्या लिखा हुआ है, पहला, मध्यवर्ती वस्तु को नहीं लेते। हमें पहले से पता है कि मध्यवर्ती वस्तु जो है वो अंतिम वस्तु में जुड़ा हुआ होता है, इसलिए मध्यवर्ती वस्तु पे जो व्यय हुआ उसे राष्ट्रीय आय में नहीं लेते। हस्तांतरित भुगतान, मतलब हस्तांतरित आय नहीं लेते हैं, ठीक है, क्योंकि सिर्फ कारक आय को राष्ट्रीय आय में लिया जाता है। अगला, पुरानी वस्तुओं के क्रय विक्रय को शामिल नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि जब नया था तब उसे लिया जा चुका उस वर्ष की जीडीपी में। लेकिन अगर जो व्यक्ति पुरानी वस्तु खरीदवाएगा या बिकवाएगा तो उसका कमीशन या ब्रोकरेज आपको राष्ट्रीय आय में लेना है। वित्तीय परिसंपत्तियों के क्रय विक्रय को भी नहीं लेते क्योंकि कोई उत्पादन की प्रक्रिया नहीं हुई है इसमें, लेकिन जो इसको बिकवाने या खरीदवाने का काम करेगा उसका कमीशन या दलाली को आपको राष्ट्रीय आय में लेना है। और अगर कोई व्यक्ति अपने उपभोग के लिए स्वलेखा उत्पादन पर खर्च, अपने उपभोग के लिए किसी वस्तु को बनाता है, तो वस्तु के मतलब अगर आपने वस्तु बनाई और खुद उपयोग कर लिया तो उसको राष्ट्रीय आय में लेंगे। लेकिन अगर कोई खुद को सेवा दे रहा है, जैसे मम्मी घर में आपके लिए रोटी बना रही है ना, आप पापा के पैर दबा रहे हो, आप अपने छोटे भाई को पढ़ा रहे हो, तो आपस में एक दूसरे को जो सेवा देते हैं उसको राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं करते हैं। लेकिन अगर अपनी ही दुकान से आपने कोई शर्ट या टी शर्ट निकाल के पहन लिया तो वो वस्तु का आपने उपभोग किया, उसे राष्ट्रीय आय में लिया जाएगा। ठीक है बच्चों, चलो तो ये आपके 25 क्वेश्चंस थे। हमारी भरपूर कोशिश थी कि आपको ये सब समझ में आ जाए। ठीक है, तो बच्चा पार्टी
ऑल द बेस्ट, बाय। पढ़ते रहो, बढ़ते रहो, खूब शेयर करो। जय श्री राम। और अगर इंडियन इको की वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बता देना। हम पूरी कोशिश करेंगे कि 3 तारीख से पहले पहले आपको इंडियन इकोनॉमी की वीडियो मिलेगी, लेकिन इस वीडियो पे बहुत सारा प्यार आना चाहिए। ऑल द बेस्ट, बाय।